हमारे सामने आज संसाधन और विकास पर कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या संसाधन यानी रिसोर्सेज वाकई प्रकृति का मुफ्त तोहफा है? हाँ, जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल। या फिर कहानी कुछ और ही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन दस्तावेजों का सार यही है कि ये मुफ्त तोहफे वाली जो सोच है ना, शायद सारी समस्याओं की जड़ वही है। अच्छा। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी जटिल रिश्ते को समझना है, प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए हुए जो सिस्टम्स हैं उनके बीच। और जिसके केंद्र में हम इंसान हैं। बिल्कुल। असल में सवाल ये नहीं है कि संसाधन क्या है, बल्कि ये है कि कोई चीज संसाधन बनती कैसे है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो संसाधन की परिभाषा ही है। हाँ। हम तो यही सोचते हैं कि कोयला या लोहा जमीन के नीचे पड़ा है तो वो संसाधन है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। परिभाषा कहती है कि हमारे पर्यावरण की कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर सके वो संसाधन है, लेकिन इसमें 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन सी? पहली, उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, मतलब इकोनॉमिकली वायबल हो। और तीसरी? और तीसरी ये कि समाज उसे स्वीकार करे, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी ना हो तो वो चीज बस एक पत्थर या मिट्टी का ढेर है, संसाधन नहीं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है ना? मतलब संसाधन कोई पैसिव चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हाँ, एक प्रक्रिया जिसे हम इंसान अपनी तकनीक और जरूरतों से अंजाम देते हैं। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जो आज संसाधन नहीं है वो कल बन सकता है। एकदम सही। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। सोचिए, सदियों तक यूरेनियम सिर्फ एक बेकार पत्थर था। जब हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित की, तब जाकर वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा संसाधनों में से एक बना। तो संसाधन पाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। प्रकृति में चीजें होती हैं, इंसान अपनी बुद्धि और तकनीक से उन्हें संसाधन में तब्दील करता है। और इसी तब्दीली को समझने के लिए इन दस्तावेजों में संसाधनों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, कई आधारों पर। लेकिन जो वर्गीकरण मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो है उनके खत्म होने की क्षमता के आधार पर। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हाँ बिल्कुल। और ये वर्गीकरण आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी चिंता भी। नवीकरणीय यानी वो जो फिर से बन सकते हैं या कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी, हवा या फिर जंगल और जंगली जीव, जो अगर हम उन्हें मौका दें तो समय के साथ फिर से पनप सकते हैं। लेकिन असली चिंता की वजह है अनवीकरणीय संसाधन। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिन्हें बनने में लाखों साल लगे और हम उन्हें कुछ 100 सालों में ही जलाकर खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बारीक बात है, इन अनविकरणीय संसाधनों में भी कुछ हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे लोहा या एल्यूमिनियम। बिल्कुल, पर पेट्रोल एक बार जल गया तो हमेशा के लिए खत्म। और इसी हमेशा के लिए खत्म हो जाने के डर ने शायद हमें सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विचारों की ओर धकेला है। सही कहा, क्योंकि जब हमें एहसास हुआ कि ये तोहफे मुफ्त नहीं हैं और हमेशा के लिए भी नहीं हैं, तब हमें भविष्य की चिंता होने लगी। हाँ, क्योंकि इस मुफ्त वाली सोच ने 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। कौन कौन सी? पहली, कुछ लोगों के लालच ने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। दूसरी, संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट गए, जिससे समाज अमीर और गरीब में बुरी तरह बंट गया। हाँ, और तीसरी, हमारे ग्रह का इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ गया। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ओजोन में छेद, ये सब उसी की देन है। इन्हीं मुसीबतों के जवाब में फिर सतत विकास का आइडिया सामने आया। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने परिवार का घर इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसे ऐसा मेंटेन करें कि हमारे बच्चों के बच्चों को भी वो रहने लायक मिले। अच्छा उदाहरण है। ये नहीं कि हम आज सारी दीवारें तोड़ दें और छत बेच दें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ये विकास और जिम्मेदारी के बीच का एक संतुलन है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जब एक देश को गरीबी से लड़ना हो तो क्या वो पर्यावरण की चिंता करने का जोखिम उठा सकता है? ये एक बहुत जरूरी बहस है। अक्सर तो विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता था, लेकिन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां दुनिया भर के देश इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
वहां एजेंडा 21 नाम का एक दस्तावेज अपनाया गया, जिसका लक्ष्य था कि 21वीं सदी में विकास ऐसा हो जो गरीबी और बीमारी भी मिटाए और पर्यावरण को भी बचाए। तो ये एक तरह का ग्लोबल वेकअप कॉल था। बिल्कुल। और इन सब बातों को अब भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत जैसे विविधता से भरे देश में ये संतुलन साधना और भी मुश्किल होगा। मुश्किल भी है और जरूरी भी, क्योंकि यहाँ संसाधनों का बंटवारा बहुत ही असमान है। सही बात है। ये असमानता ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती और खूबी दोनों है। एक तरफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, जहाँ खनिज और कोयले का भंडार है। हाँ, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं पर उसे इस्तेमाल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और राजस्थान का उदाहरण देखिए, वहाँ सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पानी की एक एक बूंद कीमती है। या फिर लद्दाख, जो सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध है, पर वहाँ पानी और जरूरी खनिजों की भारी कमी है। कमजोर करती है ना? अगर ये तोहफा होता तो सबको बराबर मिलता। सही पकड़ा। इससे ये भी साबित होता है कि सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं है। आपके पास उसे इस्तेमाल करने की सही टेक्नोलॉजी और सही संस्थाएं होनी चाहिए। हमारे अपने इतिहास में इसका सबसे बड़ा सबूत है। कैसे? भारत संसाधनों से हमेशा अमीर था, लेकिन अंग्रेजों ने बेहतर टेक्नोलॉजी के दम पर हमारे ही संसाधनों का शोषण करके हम पर राज किया। मतलब विकास के लिए संसाधन, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की गुणवत्ता तीनों का होना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए भारत जैसे देश के लिए रिसोर्स प्लानिंग इतनी जरूरी हो जाती है। और यहाँ मुझे गांधी जी की एक बात याद आती है, जो इन दस्तावेजों में भी है। कौन सी? हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। क्या बात है। गांधी जी ने समस्या की जड़ को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वो मास प्रोडक्शन के, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पे उत्पादन के सख्त खिलाफ थे। क्यों? उनका मानना था कि इससे कुछ लोग लालची हो जाते हैं और प्रकृति का शोषण करते हैं। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हाथों से उत्पादन करें। प्रोडक्शन बाय द मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन। ये एक गहरी सोच थी, जो आज के सस्टेनेबिलिटी डिबेट का केंद्र है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब बड़ी बातों को अब भारत की जमीन पे उतार कर देखते हैं, क्योंकि भारत में सबसे कीमती चीज क्या है? जमीन। यहाँ की जमीन भी उतनी ही विविध है जितने यहाँ के लोग। करीब 43% मैदानी इलाका है, जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की रीढ़ है। फिर लगभग 30% पहाड़ी इलाका है, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और जो हमारे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। और बाकी 27% पठारी क्षेत्र है, जो खनिजों, फॉसिल फ्यूल्स और जंगलों का खजाना है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस खजाने का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और यहीं भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन की गंभीर समस्या सामने आती है। और इसके कारण भी हर जगह अलग अलग हैं। एक बात जो मुझे बहुत उल्टी लगी, वो ये है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हरित क्रांति हुई, वहां भूमि क्षरण का सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा सिंचाई। हाँ, ओवर इरिगेशन। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि सिंचाई अच्छी चीज है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई काउंटर इंट्यूटिव लगता है। होता यह है कि जब आप जरूरत से ज्यादा पानी जमीन में डालते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ जाता है। हाँ, नमक और क्षार। धीरे धीरे जमीन की ऊपरी परत में नमक इतना बढ़ जाता है कि वो बंजर हो जाती है। इसे वाटर लॉगिंग और साइलेनाइजेशन कहते हैं। तो ये हरित क्रांति का एक अनचाहा साइड इफेक्ट है। एक तरह से, हाँ। अच्छी चीज की अति भी बुरी होती है। वहीं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओवरग्रेजिंग यानी ज्यादा चराई एक बड़ी समस्या है। और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वहां खनन ने जमीन पर गहरे घाव छोड़ दिए हैं, जिन्हें भरा नहीं गया है। और जमीन की सेहत सीधे जुड़ी है मिट्टी की सेहत से। बिल्कुल। मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। भारत की कहानी तो इसकी मिट्टियों में ही लिखी है। एक तरफ उत्तर की जलोढ़ मिट्टी है, जो हर साल नई होकर हमें खिलाती है, और दूसरी तरफ दक्कन की लाखों साल पुरानी काली मिट्टी। इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है, ये जानना दिलचस्प होगा। बहुत बड़ा फर्क है। उत्तर के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, वो नई है। नई कैसे? इसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पहाड़ों से हर साल बहाकर लाती हैं और बिछा देती हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की सबसे घनी आबादी इसी इलाके में है। और काली मिट्टी, जिसे रेग्युलर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, हाँ, बहुत पुरानी है। ओके। ये ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों के टूटने से बनी है। ये कपास के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टियों में से एक है। अच्छा। और इसकी नमी बनाए रखने की क्षमता कमाल की है।
गर्मी में ये फट जाती है, जिससे इसमें गहरी दरारें बन जाती हैं। हाँ। जमीन खुद अपनी जुताई कर रही हो। और बारिश में? जैसे ही पहली बारिश होती है, ये फूलकर चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए गीले होने पर इस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक और दिलचस्प नाम मैंने पढ़ा, लैटेराइट मिट्टी। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब है ईंट। हाँ, क्योंकि भीगने पर ये मक्खन जैसी मुलायम और सूखने पर ईंट जैसी सख्त हो जाती है। वाह! ये मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। भारी बारिश मिट्टी के सारे पोषक तत्वों को बहाकर नीचे ले जाती है। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। तो ये खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं होती होगी? सामान्य खेती के लिए नहीं, लेकिन चाय, कॉफी और काजू जैसी फसलों के लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, तो अगली बार जब मैं काजू खाऊंगी तो याद रखूंगी कि ये शायद लैटेराइट मिट्टी का कमाल है। बिल्कुल। लेकिन इन सभी कीमती मिट्टियों को बचाने की भी तो जरूरत है, क्योंकि मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और इसे रोकने के लिए हमारे किसानों ने सदियों से कुछ बहुत ही क्लेवर तरीके अपनाए हैं। जैसे पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, टेरेस फार्मिंग। हाँ, या ढलान के साथ साथ हल चलाना, जिससे कॉन्टोर प्लाविंग कहते हैं। ये तरीके पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं। और मैंने स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में भी पढ़ा, जहां फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाते हैं ताकि हवा की रफ्तार कम हो जाए। सही है। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार नहीं है। नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हमारी समझ, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। सही कहा, ये रिश्ता बहुत ही डायनामिक है। महत्वपूर्ण केवल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं और भविष्य के लिए क्या छोड़ते हैं। बिल्कुल। और आज की बातचीत एक विचार छोड़ जाती है। अगर हम इंसान ही अपनी तकनीक से चीजों को संसाधन बनाते हैं, तो क्या हम आज की अपनी सोच और आदतों की वजह से भविष्य के किसी संभावित संसाधन को बनने से पहले ही खत्म कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात तो करते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी संसाधन हो सकता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। चींटी से लेकर हाथी तक लाखों करोड़ों जीव हमारे साथ इस ग्रह को साझा करते हैं। जी। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम इस सिस्टम से अलग नहीं, बल्कि इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो सब हमें इसी सिस्टम से तो मिलता है। और इस पूरे सिस्टम की नींव है जंगल। यूं समझिए कि ये वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं और फिर वही ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में फैलती है। मतलब सब कुछ वहीं से शुरू होता है? हाँ, सीधी भाषा में कहें तो जंगल न हो तो हवा, पानी, मिट्टी कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा हम जानते हैं। हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और यही आज हमारी चर्चा का मुद्दा है, भारत के जंगल और वन्य जीव। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करते हैं। हमारे पास सख्त कानून है, करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन क्या भारत के जंगल और जानवर सच में बच रहे हैं? और असली हीरो कौन है, दिल्ली में बैठी सरकार या फिर जंगलों में रहने वाले लोग? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस उलझे हुए रिश्ते की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं इस सवाल से कि बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। स्रोत बताते हैं कि भारत में वन्य जीवों की आबादी बहुत तेजी से घट रही थी। जी, बहुत तेजी से। ये सिर्फ कुछ प्यारे प्यारे जानवरों को बचाने की बात तो नहीं है ना? इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की बात है। जब हम इकोसिस्टम को बचाने की बात करते हैं तो हम असल में अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी हवा, पानी और मिट्टी को बचाने की बात कर रहे होते हैं। अच्छा? सोचिए, हमारी खेती भी तो उन पुरानी जंगली किस्मों पर निर्भर करती है जिनसे आज की फसलें बनी हैं। सही बात है। अगर वो जंगली किस्में खत्म हो गईं तो भविष्य में हम नई बेहतर फसलें कैसे उगाएंगे? और सिर्फ खेती ही नहीं, सोचिए हमारी मछलियां भी तो पानी की इसी दुनिया पर टिकी हैं। अगर पानी में जीवन नहीं बचेगा तो मछुआरों का क्या होगा? बिल्कुल। तो ये सब देखकर 1960 और 70 के दशक में लोगों ने आवाज उठानी शुरू की और इसी के जवाब में 1972 में आया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। जी। अब कानून तो हमारे यहाँ बहुत बनते हैं, पर क्या इस एक्ट से सच में जमीन पर कुछ बदला? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है हाँ, बहुत कुछ बदला। ये एक्ट एक मील का पत्थर था।
इसने पहली बार पूरे देश के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया। मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम। हाँ, पहली बात, इसने जानवरों के घरों को यानी उनके हैबिटेट को कानूनी सुरक्षा दी। दूसरी, इसने शिकार और जानवरों के व्यापार पर बहुत सख्त पाबंदी लगा दी। जैसे खाल और सींग का व्यापार। हाँ, खाल, हड्डी, सींग, इन सब के अवैध व्यापार पर रोक लगे। और तीसरी, इसने एक ऑल इंडिया लिस्ट जारी की जिसमें संरक्षित जानवरों के नाम थे। चाहे जानवर तमिलनाडु में हो या कश्मीर में, उसे एक जैसी सुरक्षा मिली। मतलब पूरे देश में एक ही नियम लागू हो गया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसी एक्ट के तहत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाने का रास्ता साफ हुआ। अच्छा। और ये सिर्फ सामान्य सुरक्षा नहीं थी, सरकार ने उन जानवरों पर खास ध्यान दिया जो विलुप्त होने की कगार पर थे, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन जिसे हंगुल कहते हैं, अंगुल, हाँ, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां और मशहूर एशियाई शेर। इनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किए गए। आपने बाघ का जिक्र किया और हमारे स्रोतों में प्रोजेक्ट टाइगर पर एक पूरी केस स्टडी है। इसके आंकड़े तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में करीब 55,000 बाघ थे, जो 1973 आते आते सिर्फ 1827 रह गए। मतलब 95% से ज्यादा बाघ गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे कई दुश्मन एक साथ काम कर रहे थे, एक नहीं कई। सबसे बड़ा था अवैध शिकार। पैसों के लिए? हाँ, बाघ की खाल की भारी कीमत थी और उसकी हड्डियों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों में होता था। दूसरा, उनके घर सिकुड़ रहे थे, जंगल कट रहे थे, तो बाघ कहाँ जाते? सही बात है। तीसरा, बाघ जिन जानवरों का शिकार करते थे, जैसे हिरण और जंगली सूअर, उनकी संख्या भी कम हो रही थी। और इन सब के ऊपर था इंसानी आबादी का बढ़ता दबाव। और देखा जाए तो पूरी दुनिया के 2/3 बाघ भारत और नेपाल में है, इसलिए तस्करों की नजर सबसे ज्यादा यहीं पर थी। यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात छुपी है। जी। हम सब प्रोजेक्ट टाइगर को बाघ बचाने वाले एक मिशन के तौर पे जानते हैं, जी। लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये असल में एक बहुत बड़ी और चालाक योजना थी। इसे बड़े आकार के बायोटाइप को संरक्षित करने का एक साधन कहा गया है। मतलब बाघ तो बस एक चेहरा था, असली मकसद कुछ और ही था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक शानदार स्ट्रैटेजी थी। सोचिए, बाघ फूड चेन में सबसे ऊपर है, टॉप प्रेडेटर। हाँ, अगर आपको बाघ को बचाना है तो आप उसे अकेले नहीं बचा सकते। आपको उसका पूरा घर बचाना होगा, उसका जंगल, उसके शिकार के लिए जानवर, पानी के स्रोत, सब कुछ। अच्छा। तो बाघ के नाम पर असल में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाया जा रहा था। बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज बन गया, जिसकी छतरी के नीचे पूरा जंगल सुरक्षित हो गया। वाह। कॉर्बेट, सुंदरबन, बांधवगढ़, सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व इसी सोच का नतीजा है। ये तो वाकई एक जीनियस आइडिया था। तो सरकार की सोच धीरे धीरे बदल रही थी। ये सिर्फ बड़े और सुंदर जानवरों से आगे बढ़ रही थी। हाँ, दायरा बढ़ रहा था। स्रोत बताते हैं कि 1980 आते आते कीड़े मकोड़ों को भी सुरक्षा मिलने लगी थी। क्या ये सच है? हाँ, और ये दिखाता है कि हम बायोडायवर्सिटी को कितनी गहराई से समझने लगे थे। 1980 और 1986 में एक्ट में बदलाव करके सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों यानी बीटल्स भी में डाल दिया गया। ये मानना था कि इकोसिस्टम में हर छोटे से छोटे जीव की अपनी भूमिका है। सही बात है। फिर 1991 में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब पहली बार पौधों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। पौधों को भी? जी, शुरुआत 6 प्रजातियों से हुई। ये तो कमाल है। मतलब अब सरकार की नजर में तितलियां और ड्रैगन फ्लाई भी कीमती हो गए थे। बिल्कुल। पर ये जानवर रहेंगे कहाँ? इनके घरों यानी जंगलों का क्या हो रहा था? सरकार उनका प्रबंधन कैसे कर रही थी? ये भी एक अहम सवाल है। सरकार ने जंगलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है, ताकि उनका मैनेजमेंट ठीक से हो सके। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी में आते हैं। इन्हें सबसे कीमती माना जाता है और यहाँ इंसानी गतिविधियां लगभग न के बराबर होती हैं। मतलब ये सबसे सुरक्षित इलाके हैं। जी। एकदम नो गो जोन की तरह। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ये कुल जंगलों का करीब 1/3 हिस्सा है। सरकार इन्हें और खराब होने से बचाती है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे लकड़ी बीनना या पशु चराना। ठीक है। और तीसरी श्रेणी है अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। ये बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें हैं, जिन पर सरकार, प्राइवेट लोगों और समुदायों सबका मिला जुला हक होता है। तो ये एक तरह से कॉमन लैंड हो गया।
जी, ये पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में ज्यादा पाए जाते हैं। ये तो ही सरकारी कागजों की बात, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। कहानी उन लोगों की जो शायद असल में इन जंगलों को बचा रहे हैं। क्या सरकार अकेली ही ये लड़ाई लड़ रही है? बिल्कुल नहीं, और असली कहानी शायद यहीं से शुरू होती है। जब स्थानीय समुदाय इस काम में जुटते हैं तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। जैसे कि? राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां के गांव वालों ने देखा कि उनके जंगल में माइनिंग हो रही है, तो उन्होंने किसी और का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसी 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर कोर्ट चले गए और माइनिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत ली। मतलब उन्होंने सरकारी कानून का इस्तेमाल सरकार के ही खिलाफ कर दिया। ये तो गजब है। और सुनिए, राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। खुद से? हाँ, खुद से। उन्होंने अपने नियम बनाए, शिकार पर पूरी पाबंदी, बाहरी लोगों का दखल बंद। वो खुद अपने जंगल के रक्षक बन गए। वाह, मतलब उन्होंने अपनी सरकार खुद बना ली, किसी का इंतजार ही नहीं किया। और चिपको आंदोलन को तो कौन भूल सकता है। सही कहा आपने। चिपको आंदोलन ने न सिर्फ पेड़ों को कटने से बचाया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि स्थानीय समुदाय चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्होंने ये भी साबित किया कि वहाँ की देसी प्रजातियों के साथ जंगल लगाना कितना फायदेमंद होता है। इसी तरह टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवदानिया जैसे समूहों ने दिखाया है कि बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है, और वो भी ज्यादा फायदेमंद तरीके से। इन सामुदायिक कोशिशों में एक और गहरा सांस्कृतिक पहलू भी है, जो शायद सरकारी फाइलों में नहीं मिलता। स्रोतों में पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स का जिक्र है। ये क्या है? ये भारत की संरक्षण परंपरा का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। ये ऐसे जंगल हैं जिन्हें किसी देवी या देवता को समर्पित कर दिया गया है। इन्हें देवभूमि मानकर स्थानीय लोग इनकी रक्षा करते हैं। अच्छा। इन जंगलों से एक पत्ता तोड़ना भी मना होता है। नतीजा ये है कि ये जंगल आज भी अपने प्राचीन रूप में मौजूद हैं और कई दुर्लभ पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। मतलब ये आस्था के जरिए संरक्षण है। बिल्कुल, ये प्रकृति पूजा का एक जीता जागता रूप है। छोटा नागपुर इलाके में मुंडा और संथाल आदिवासी महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार में आदिवासी शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उन पेड़ों को बचाने का एक तरीका है। और ये बात सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, ये जानवरों तक भी फैली हुई है। आपने देखा होगा कई मंदिरों के पास बंदर और लंगूर आराम से घूमते हैं। हाँ, उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं। कोई परेशान नहीं करता, बल्कि भक्त उन्हें खिलाते हैं। उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। राजस्थान के बिश्नोई गांवों में चले जाइए, वहां आपको काले हिरण, चिंकारा और मोर इंसानों के बीच बिना किसी डर के घूमते मिलेंगे। सही बात है। समुदाय उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनकी रक्षा करना अपना धर्म। ये वो संरक्षण है जो कानून की किताबों से नहीं, बल्कि दिलों से होता है। तो आज की हमारी चर्चा से एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। जी। एक तरफ है सरकार के बनाए कानून और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े बड़े मिशन। जी। और दूसरी तरफ है समुदायों के अपने नियम, उनकी आस्था और सदियों पुरानी परंपराएं। तो हमारी शुरुआत के सवाल पर वापस आते हैं, असली हीरो कौन है? शायद हीरो कोई एक नहीं है, ये एक साझेदारी है, और अब सरकार भी इस बात को समझ रही है। कैसे? संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई। अच्छा। इसमें सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने का काम करते हैं। गांव वाले जंगल की रक्षा करते हैं और बदले में उन्हें लकड़ी के अलावा दूसरे वन उत्पाद जैसे फल, गोंद, पत्ते वगैरह इस्तेमाल करने का हक मिलता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब क्या सरकार और गांव वाले हमेशा एक ही बात पर सहमत हो जाते हैं? चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। स्रोतों का निचोड़ यही है कि हमें एक ऐसे विकास मॉडल की जरूरत है जो जन केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। मतलब विकास ऐसा हो जिसके केंद्र में लोग हों। हाँ, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। बिल्कुल। इस बातचीत को खत्म करने के लिए स्रोतों में गौतम बुद्ध का एक विचार है जो आज बहुत प्रासंगिक लगता है। उन्होंने कहा था, पेड़ असीमित दया और परोपकार का एक अद्भुत जीव है। वह अपने जीवन के लिए कोई मांग नहीं करता
और सभी प्राणियों को उदारता से सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे काटने आए कुल्हाड़ी वाले को भी वह छाया देता है। ये एक बहुत गहरी बात है और शायद आज के लिए सोचने वाला सवाल यही है, हमारा आधुनिक विकास जो अक्सर लेने की बात करता है, वो पेड़ों से देने की ये भावना कैसे सीख सकता है? हम ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव के लिए सुरक्षा और छांव सुनिश्चित करे? चलिए आज की चर्चा एक पहेली से शुरू करते हैं। जी। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, मतलब वो लगातार वापस आता रहता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 2025 तक दुनिया के करीब 2 अरब लोग पानी की भयानक किल्लत झेलने वाले हैं? ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। ये वाकई एक अजीब और उलझाने वाली पहेली है। और आज हम आपके भेजे गए इन दस्तावेजों के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम ये समझेंगे कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ सूखा पड़ना नहीं होता, इसके पीछे की असली वजह वो कुछ और ही है। जैसे कि बेहिसाब इस्तेमाल और मैनेजमेंट की कमी। बिल्कुल, मिसमैनेजमेंट। तो चलिए पता लगाते हैं कि जब हमारे पास इतना पानी है तो फिर कमी कहाँ है और क्यों है, और क्या इसका हल हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास पहले से मौजूद था। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई पानी की कमी की बात करता है ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत राजस्थान की वो एक तस्वीर आती है। हाँ, वो बहुत कॉमन तस्वीर है। जहाँ महिलाएं सिर पर कई कई मटके रखे मीलों पैदल चल रही हैं। लेकिन आपके भेजे गए लेख में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये तस्वीर कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एकदम सही कहा। ये तस्वीर सच्चाई है, लेकिन अधूरी सच्चाई है। पानी की कमी सिर्फ वहां नहीं होती जहां बारिश कम होती है। अच्छा। कई बार तो उन शहरों में भी पानी की किल्लत हो जाती है जहां आसपास नदियां और झीलें मतलब भरी होती हैं। तो फिर कमी किस चीज की है? असल में कमी पानी की नहीं बल्कि उसके सही मैनेजमेंट की है और सभी लोगों तक उसकी बराबर पहुंच की है। अच्छा, तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। इन नोट्स के मुताबिक बढ़ती आबादी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण। ज्यादा लोग मतलब पीने और घरेलू काम के लिए ज्यादा पानी, और उससे भी ज्यादा उन लोगों का पेट भरने के लिए और ज्यादा अनाज उगाने की जरूरत। बिल्कुल। और यहीं पर असली समस्या शुरू होती है। खेती-बाड़ी, खासकर सिंचित खेती, पानी की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। पैदावार बढ़ाने के चक्कर में किसान क्या कर रहे हैं? अपने खेतों में ट्यूबवेल और कुएं खोदकर जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल उसे बेतहाशा निकाल रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि भूजल का स्तर लगातार नीचे और नीचे गिरता जा रहा है, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसमें एक और एंगल है जिस पे मेरा ध्यान गया, पानी की क्वालिटी का। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हो सकता है किसी जगह पानी की मात्रा तो बहुत हो, लेकिन वो इतना गंदा हो कि किसी काम का ही ना रहे। बिल्कुल। मुझे कलकत्ता की वो तस्वीर याद आ रही है जो इन पेपर्स में थी, जहां बाढ़ के पानी में एक बच्चा पीने का पानी भर रहा है। हाँ, वो एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। वही पुरानी कहावत याद आ जाती है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी तो चारों तरफ है, पर पीने लायक एक बूंद नहीं। फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, घरों का गंदा पानी, खेतों के कीटनाशक। हाँ, ये सब हमारी नदियों और झीलों में मिलकर पानी को एक तरह से जहर बना रहा है। तो समस्या दोहरी है, घटती मात्रा और बिगड़ती क्वालिटी। बिल्कुल। तो इस दोहरी समस्या से निपटने के लिए हमने क्या किया? इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि ये कोई नई चुनौती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने पानी सहेजने के शानदार तरीके इजाद किए थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर का जिक्र है। जी, जहां गंगा के बाढ़ के पानी को स्टोर करने का एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बड़े बड़े बांध और नहरें बनाई गई। और आजादी के बाद इसी परंपरा को एक नए और विशाल रूप में आगे बढ़ाया गया। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। हरलाल नेहरू ने तो इन बड़े बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर तक कह दिया था। जी हाँ, आधुनिक भारत का मंदिर। ये शब्द सुनकर ही लगता है कि कितनी श्रद्धा और कितनी उम्मीदें जुड़ी होंगी इनसे। क्या ये सिर्फ सिंचाई के लिए था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सपना था? सपना बहुत बड़ा था। आप सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट और उससे सिंचाई भी हो रही है, बिजली भी बन रही है, शहरों को पानी भी मिल रहा है और बाढ़ भी रुक रही है।
नेहरू इन्हें विकास का, आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये एक नए भारत की नींव थे। बिल्कुल, जो खेती और इंडस्ट्री को एक साथ लेकर चलेगा। यानी एक तीर से कई निशाने। ये वाकई एक मंदिर जैसा ही विचार है, जहां एक ही जगह पर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सतलुज व्यास नदी पर बना भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या महानदी पर हीराकुंड बांध, ये सब इसी बड़ी सोच का नतीजा थे। और शुरू में तो लगा भी होगा कि ये सारे सपने पूरे कर देंगे। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही लगा था। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। इन लेखों को पढ़कर लगता है कि जिन मंदिरों को हमने इतनी उम्मीदों से बनाया था, समय के साथ वे ही नई मुसीबतें खड़ी करने लगे। हाँ, ये सच है। इन पर अब इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि समय के साथ इनके नकारात्मक असर दिखने लगे। देखिए, जब आप किसी बहती हुई नदी को एक बड़ी दीवार बनाकर रोकते हैं, तो आप उसके कुदरती बहाव को छेड़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि नदी अपने साथ जो मिट्टी, गाद या कहिए सिल्ट बहा कर लाती है, वो सब बांध के पीछे जलाशय में जमा होने लगती है। अच्छा। और इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक तो नदी का जो तल है वो चट्टानी हो जाता है। इससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का घर उजड़ जाता है। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, खासकर अंडे देने के लिए, वो बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। अरे, मतलब जो बांध बाढ़ को रोकने के लिए बने थे, वे ही बाढ़ लाने लगे। ये तो बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। और स्रोत में कुछ और भी गंभीर समस्याओं का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा, जैसे कि इन बड़े बांधों की वजह से भूकंप आने का खतरा बढ़ गया, पानी से होने वाली बीमारियां फैली, और जहां बहुत ज्यादा सिंचाई हुई, वहां की जमीन खारी हो गई। हाँ, मतलब बंजर होने लगी। बाप रे। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई। कौन सी? राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़े। अच्छा, हाँ। जब एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है और एक राज्य उस पर बांध बनाकर पानी रोक लेता है, तो आगे वाले राज्यों में खलबली मच जाती है। जैसे वो कृष्णा गोदावरी विवाद का जिक्र है इसमें। महाराष्ट्र ने कोयना नदी पर पानी मोड़ लिया, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति जताई। हाँ, कि हमारे खेतों और उद्योगों का क्या होगा? पानी तो राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई एक राज्य उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? और यही विवाद आज भी कई नदियों को लेकर चल रहे हैं। जी, तो जिन बांधों को विकास का प्रतीक माना गया था, वे विवाद और पर्यावरण के विनाश का कारण भी बनने लगे। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। तो सवाल उठता है कि क्या हम गलत दिशा में ही तो नहीं देख रहे थे? मतलब क्या इस समस्या का हल किसी बड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पुरानी परंपराओं में छिपा है? इन दस्तावेजों में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और इसे अब दुनिया भर में एक बहुत ही समझदारी भरा और टिकाऊ, मतलब सस्टेनेबल विकल्प माना जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में लोगों को बारिश के मिजाज का, मिट्टी की किस्मों का, अपने इलाके के मौसम का गहरा ज्ञान था, और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने पानी बचाने के हैरतअंगेज तरीके खोज निकाले थे। इसके कुछ उदाहरण तो वाकई कमाल के हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में गुल या कुल नाम की नालियां बनाई जाती थी। हाँ, जो झरनों का पानी घुमाकर सीधे खेतों तक ले आती थी, बिना किसी मोटर या पंप के, सिर्फ ग्रेविटी से। कमाल है। और राजस्थान का तो क्या ही कहना। वहां तो लोगों ने पानी की हर बूंद की कीमत समझिए। हर घर की छत से बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे टांका नाम के अंडरग्राउंड टैंक में जमा करने की परंपरा है। और उस पानी को वे पालर पानी कहते हैं। पालर पानी यानी प्रकृति का दिया हुआ सबसे शुद्ध जल। कई घरों में तो आज भी साल भर पीने के पानी का यही मुख्य स्रोत है। वाह, ये नाम ही कितना सुंदर है। इसी तरह जैसलमेर में खादिन थे और बंगाल के बाढ़ वाले मैदानों में अलग तरह के सिंचाई चैनल्स। पर क्या ये पुराने तरीके आज के समय में भी काम कर सकते हैं? क्यों नहीं। और अच्छी बात यह है कि इसके सफल उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। कर्नाटक के मैसूरू में गेंदाथूर नाम का एक गांव है। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। वहां करीब 200 घरों ने छत पर पानी जमा करने का सिस्टम लगाया है, और वे पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। और तमिलनाडु तो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जी, जिसने हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कानूनन जरूरी कर दिया है। यहाँ पर स्रोत में एक बात है जो मेरा दिमाग घुमा रही है। कौन सी बात? हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि चेरापूंजी और मासिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। हाँ, बिल्कुल। तो कोई सोचेगा कि वहां पानी की कोई समस्या हो ही नहीं सकती, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वहां से बस 55 किलोमीटर दूर राजधानी शिलोंग पानी की भारी किल्लत से जूझ रही है।
ये कैसे मुमकिन है? ये पानी के मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब समंदर के किनारे बैठकर प्यासे रहना? कुछ वैसा ही। बारिश का सारा पानी आता है और बहकर चला जाता है, उसे सहेजने का कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। लेकिन शिलोंग के लोगों ने इसका एक रास्ता निकाला है। अच्छा। आज वहां लगभग हर घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम है और इससे उनकी 15 से 25% जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मतलब जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां भी लोगों को बारिश का पानी जमा करना पड़ रहा है? अविश्वसनीय। और मेघालय से ही एक और अद्भुत उदाहरण है। बताइए। वहां करीब 200 साल पुरानी एक तकनीक है जिसमें बांस के पाइपों का इस्तेमाल करके झरनों का पानी पहाड़ों से नीचे खेतों तक पहुंचाया जाता है। बांस के पाइप से? जी, ये एक तरह की प्राकृतिक ड्रिप इरिगेशन प्रणाली है। पानी सैकड़ों मीटर का सफर तय करता है और आखिर में पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके टपकता है। पानी की जरा भी बर्बादी नहीं। ये सुन के लगता है कि हमें बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ इन स्थानीय और पारंपरिक तरीकों पर भी ध्यान देना होगा। वैसे इन नोट्स में कुछ आधुनिक सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है। हाँ, सरकार भी अब इस दिशा में काम कर रही है, जैसे जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाना है। और एक अटल भूजल योजना भी है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये उन इलाकों पर केंद्रित है जहां भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसका मकसद सिर्फ तकनीक लगाना नहीं, बल्कि लोगों की आदत को खर्च से बचाने की तरफ मोड़ना है। कम्युनिटी को साथ लेकर। जी बिल्कुल। और खेती के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके नारे ही सब कुछ कह देते हैं। हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यानी सिर्फ पानी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि हर बूंद का सही इस्तेमाल हो। ये सब हमें उस एक दिलचस्प तुलना पर वापस लाता है जो इन लेखों में दी गई है। इजराइल वाली? हाँ, एक तरफ इजराइल जैसा देश है जहां साल में औसतन सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन उन्होंने अपने वाटर मैनेजमेंट से कमाल कर दिया। आज वहां पानी की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा देश है जहां औसतन 114 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर भी हर साल कहीं ना कहीं सूखा पड़ता है। ये तुलना तो आंखें खोल देने वाली है। इसका मतलब साफ है, असली लड़ाई पानी की मात्रा की नहीं, बल्कि उसके सही प्रबंधन की है। समस्या प्रकृति में नहीं, हमारी आदतों और योजनाओं में है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि पानी की कमी ज्यादातर इंसान की बनाई हुई समस्या है। हाँ, हमने शुरुआत पानी की मौजूदगी के बीच उसकी कमी की पहेली से की थी। फिर हमने बड़े बांधों को देखा जो कभी विकास के मंदिर थे और कभी विवादों की वजह बने। और आखिर में हमने हल को अपनी ही पारंपरिक बुद्धिमानी में खोजा, जो आज भी उतनी ही कारगर है। एकदम सही। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मेघालय की उस बांस वाली ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के बारे में सोचिए। कोई भारी मशीन नहीं, कोई बिजली का खर्च नहीं, कोई कंक्रीट का जंगल नहीं। बिल्कुल, सिर्फ प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण और स्थानीय बांस का इस्तेमाल करके पानी की हर बूंद को सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाया जा रहा है। आज जब हमारा ध्यान अरबों खरबों की लागत वाली विशाल परियोजनाओं पर है, तो क्या हमें अपनी पानी की सुरक्षा के लिए ऐसी बेहद सरल, सस्ती, टिकाऊ और प्रकृति से जुड़ी प्राचीन तकनीकों से सीखने की जरूरत नहीं है? शायद असली समाधान बड़े बांधों में नहीं, बल्कि बांस के इन पाइपों में छिपा हो। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इस चर्चा के लिए दिए गए स्रोतों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये लाइन सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। सही बात है। देश की 2/3 आबादी आज भी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी है। और ये सिर्फ हमारे आपके खाने के लिए अनाज उगाना नहीं है, बल्कि ये कपड़ा मिलों से लेकर चीनी फैक्ट्रियों तक पूरे उद्योग जगत की रीढ़ है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम भारत में खेती के अलग अलग तरीकों, फसल के बदलते पैटर्न और कुछ खास फसलों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय कृषि की कोई एक तस्वीर नहीं है। ये एक ही समय में कई सदियां एक साथ जीती है ना? हाँ, ये तो है। एक तरफ हजारों साल पुराने तरीके हैं जो आज भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी आधुनिक तकनीक है जो दुनिया को टक्कर दे रही है। तो ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं होगी, नहीं, बल्कि ये भारत की जबरदस्त भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का आईना है। हाँ। हम इसी विविधता को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, खेती के तरीके कौन से हैं, पुराने और नए। ठीक है। फिर मौसम के हिसाब से फसलों का चक्र कैसे चलता है, और आखिर में कुछ मुख्य फसलों की अपनी अपनी कहानी क्या है।
बिल्कुल, और ये विविधता ही शायद भारतीय कृषि की सबसे बड़ी ताकत और शायद चुनौती दोनों है। तो चलिए इसी विविधता को समझने के लिए सबसे पुराने तरीके से शुरू करते हैं। स्रोत में असम की एक लड़की रिंझा का जिक्र है, जो अपने परिवार को जंगल के एक हिस्से को साफ करके जलाकर खेती के लिए तैयार करते देखती है। सिंचाई के लिए वो लोग बांस से एक नहर बनाते हैं। हाँ। ये तस्वीर देखकर लगता है कि ये वक्त में पीछे जाने जैसा है। सवाल ये है कि आज भी भारत के कुछ हिस्सों में खेती का ये तरीका क्यों जिंदा है? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये तरीका हमारी जड़ों से जुड़ा है। इसे झूम खेती या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। झूम खेती? हाँ, ये असल में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है। किसान जमीन का एक छोटा टुकड़ा साफ करते हैं, वहां अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं, और मान लीजिए 2-4 साल बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन कम होने लगता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उस खाली जमीन को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी उर्वरता वापस पा सके। अच्छा। इसका फायदा ये है कि इसमें जमीन पर कोई केमिकल नहीं डाला जाता, सब कुछ कुदरती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इससे पैदावार बहुत कम होती है, और ये सिर्फ तभी तक टिकाऊ है जब आबादी कम हो और जंगल बहुत ज्यादा। मतलब ये एक तरह का घुमंतू जीवन है जो जमीन को भी आराम करने का मौका देता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तो दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं। अच्छा? हाँ, ये जानना बहुत रोचक है। ये दिखाता है कि ये खेती का एक सार्वभौमिक प्राचीन तरीका रहा है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, तो मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर में दीपा। और भारत के बाहर? और अगर भारत से बाहर देखें तो मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका और वियतनाम में रे कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, लेकिन इनके पीछे की भावना एक ही है, प्रकृति से उतना ही लो जितना वो आसानी से दे सके। तो एक तरफ तो ये सदियों पुरानी झूम खेती है जो लगभग प्रकृति के साथ मिलकर चलती है, लेकिन आज के भारत की तस्वीर वो इससे बहुत अलग है, जहाँ करोड़ों लोग जमीन के एक ही छोटे से टुकड़े पर निर्भर हैं। हाँ, इससे तो खेती का पूरा तरीका ही बदल जाता होगा। बिल्कुल बदल जाता है। और यहीं हम खेती के दूसरे प्रकार पर आते हैं, गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है छोटी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालना। ये उन इलाकों की हकीकत है जहां जमीन पर आबादी का दबाव बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ किसान हर इंच जमीन का इस्तेमाल करता है। ये पूरी तरह से मेहनत का काम है, और इसमें पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई और दूसरी चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है। जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो एक बात मुझे चौंका रही थी, ये विरासत का अधिकार। हाँ, हम इसे पारिवारिक जुड़ाव और संपत्ति से जोड़कर देखते हैं, जी। लेकिन यहाँ तो ये खेती के लिए एक आर्थिक संकट बनता जा रहा है। ये कैसे काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। विरासत के अधिकार की वजह से हर पीढ़ी में जमीन बच्चों में बढ़ जाती है। अच्छा, और शायद रोजगार के दूसरे मौके भी नहीं होते होंगे। बिल्कुल, अब गांव में रोजगार के दूसरे मौके भी कम है, तो किसान के पास कोई चारा नहीं बचता। वो उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल निचोड़ने की कोशिश करता है। और उसके लिए फिर वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। हाँ, इसके लिए वो हर तरह के जैव रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है। यानी वो सभी केमिकल और खादें जिनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, पैदावार को किसी भी तरह बढ़ाना। इसी से जमीन पर भयानक दबाव बनता है। ये तो एक तरह का दुष्चक्र है। जमीन छोटी होती जा रही है और उस पर पैदावार का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहानी का एक और सिरा भी है। स्रोत में वाणिज्यिक खेती का जिक्र है, जो इससे बिल्कुल उलट है। कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, यहाँ मकसद पेट भरना नहीं बल्कि पैसा कमाना है। सही कहा। वाणिज्यिक खेती पूरी तरह से बाजार के लिए की जाती है। इसमें उच्च उपज वाले बीज यानी HYV, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मतलब हर वो आधुनिक चीज इस्तेमाल होती है जिससे पैदावार बढ़े और मुनाफा हो। इसी से जुड़ा एक उदाहरण है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत बताता है कि चावल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन वही चावल एक निर्वाह फसल है। हाँ, तो एक ही फसल के ये दो बिल्कुल अलग किरदार कैसे हो सकते हैं? और ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये भारत की दो अलग अलग आर्थिक कहानियों को दिखाता है। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के बाद सिंचाई की जबरदस्त व्यवस्था हुई। वहां के किसान के पास तकनीक है, पैसा है और बाजार तक पहुंच है। तो वो मुनाफे के लिए उगाता है। बिल्कुल, इसलिए वो चावल बेचकर मुनाफा कमाता है।
वहीं ओडिशा के कई इलाकों में किसान आज भी पारंपरिक तरीकों और मॉनसून पर निर्भर है। वो चावल मुख्य रूप से अपने परिवार का पेट पालने के लिए उगाता है। तो ये तो सीधे सीधे क्षेत्रीय असमानता हो गई। यही तो, ये एक ही फसल के लिए किसान की आय में जमीन आसमान के अंतर को उजागर करता है। एक तरफ हरित क्रांति से मिली समृद्धि तो दूसरी तरफ गुजारे के लिए संघर्ष। ये क्षेत्रीय असमानता की एक बहुत बड़ी वजह है। समझ गया। और इसी व्यावसायिक खेती का एक और बड़ा रूप है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, स्रोत इसे कृषि और उद्योग के बीच का पुल बताते हैं। बिल्कुल, इसे आप खेती की दुनिया की फैक्ट्री समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया, एक ही प्रोडक्ट और सारा का सारा माल सीधा इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह जाता है। जैसे कार फैक्ट्री में पहिए बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ चाय की पत्तियां या कॉफी बीन्स बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा यानी पूंजी लगती है, बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं और एक अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जरूरत होती है। भारत में चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबर, गन्ना, केला, ये सब इसी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। खेती के इन प्रकारों को समझने से ये तो साफ हो गया कि भारत में एक ही साथ कई तरह की कृषि चल रही है। अब अगर हम फसलों के मौसम पर आएं तो यहाँ भी वैसी विविधता दिखती है। हाँ, हमारे यहाँ 3 मुख्य फसल मौसम है, रबी, खरीफ और जायद। हाँ, और ये तीनों मौसम भारत के मॉनसून और जलवायु चक्र से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रबी की बात करते हैं। ठीक है। ये सर्दियों की फसलें हैं। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है, जब हल्की ठंड शुरू होती है, और अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आते हैं। अच्छा, तो रबी फसलें सर्दियों की ठंडक और उस मौसम की नमी पर निर्भर है। इसका मतलब खरीफ की कहानी पूरी तरह से मानसून के जोए पर टिकी होगी। आपने एकदम सही समझा। खरीफ की फसलें पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होती हैं। जैसे ही जून जुलाई में मॉनसून आता है, देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी बुआई शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक कटाई होती है। और इसमें कौन सी फसलें आती हैं? धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, ये सब खरीफ की मुख्य फसलें हैं। और जायद? और फिर इन दोनों के बीच यानी गर्मियों में एक छोटा सा मौसम आता है जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी सब्जियां और पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। यहाँ एक बात और है जो ध्यान खींचती है। स्रोत में जिक्र है कि कुछ राज्यों में तो एक ही साल में धान की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, ये भारत की कृषि विविधता का एक और शानदार उदाहरण है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहां पानी और सही तापमान साल भर उपलब्ध रहता है, किसान धान की 3 अलग अलग किस्में उगाते हैं। अच्छा। हाँ, जिनके स्थानीय नाम हैं औस, अमन और बोरो। ये दिखाता है कि किसान ने कैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रकृति के चक्र को साधा है। कमाल है। चलिए अब भारत की कुछ सुपरस्टार फसलों पर नजर डालते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो चावल का ही होगा। जाहिर है, ये भारत के आधे से ज्यादा लोगों का मुख्य भोजन है और हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। बिल्कुल। चावल एक खरीफ फसल है जिसे ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। लेकिन पंजाब, हरियाणा में तो उतनी बारिश नहीं होती। वही तो, यहाँ तकनीक का कमाल देखने को मिलता है। पारंपरिक रूप से चावल पूर्वी और दक्षिणी भारत की फसल थी, पर अब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कम बारिश वाले इलाके चावल के कटोरे बन गए हैं। ये कैसे हुआ? ये नहरों और नलकूपों के घने जाल की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये एक तरह से इंसान की इंजीनियरिंग की जीत है जिसने भूगोल की सीमाओं को ही बदल दिया। और चावल के बाद नंबर आता है गेहूं का, जो देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से की जान है। सही कहा। ये एक रबी फसल है, मतलब इसकी जरूरतें चावल से बिल्कुल अलग होंगी। एकदम अलग, हाँ। जहाँ चावल को गर्मी और उमस चाहिए, वहीं गेहूं को उगने के लिए ठंडे मौसम और पकने के समय तेज खिली धूप की जरूरत होती है। इसे पानी भी चावल के मुकाबले काफी कम चाहिए, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश। अच्छा। इसलिए आप देखेंगे कि देश के जो हिस्से गेहूं के लिए जाने जाते हैं वो चावल उत्पादक क्षेत्रों से काफी अलग है। चावल और गेहूं के अलावा अब मोटे अनाज यानी मिलेट्स की भी बहुत चर्चा हो रही है। ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें अब सुपर फूड कहा जा रहा है। हाँ, और स्रोत भी इनके पोषण मूल्य पे बहुत जोर देते हैं। और मजेदार बात यह है कि आज हम जिसे सुपर फूड कहकर महंगे दामों पर खरीद रहे हैं,
वो दशकों तक गरीबों का अनाज माना जाता था। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पोषण को लेकर हमारी समझ भी बदल रही है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सहनशीलता है। ये बहुत कठोर फसलें हैं। बाजरा रेतीली मिट्टी में उग जाता है, रागी सूखे इलाकों में, पानी भी कम चाहिए होता होगा। बहुत कम, और इनमें पोषण भी भरपूर होता है। जैसे रागी लोहा और कैल्शियम का खजाना है। जलवायु परिवर्तन के दौर में ये फसलें भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। अब बात करते हैं दालों की, जिसके बारे में स्रोत में कमाल का तथ्य है कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। मतलब हम जितनी उगाते हैं उतनी खा भी जाते हैं। हाँ, और ये हमारी खाने की आदतों को दिखाता है। शाकाहारी आबादी के लिए दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इनका एक और सुपर पावर है। वो क्या? ये जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अरहर को छोड़कर ज्यादातर दालें फलीदार होती हैं, जिसका मतलब है कि वे हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी में जमा करती हैं। अरे वाह! इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। ये किसान के लिए एक तरह से मुफ्त की खाद का काम करती हैं। इसीलिए किसान अक्सर फसलों को अदल बदल कर बोते हैं ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। अनाज और दालों से आगे बढ़ें तो गन्ना जैसी फसलें आती हैं, जो सीधे हमारी मीठी चाय से जुड़ी हैं। भारत ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी, गुड़, खांगसारी सब इसी से बनता है। बिल्कुल। और पेय फसलों की बात करें तो चाय और कॉफी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती। सही बात है। भारत में चाय की खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन आज ज्यादातर बागान भारतीयों के पास है। असम और दार्जिलिंग की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है। और कॉफी? वहीं भारतीय कॉफी, खासकर हमारी अरेबिका किस्म, अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है। और आखिर में वो फसलें जिन्हें हम खाते नहीं पर जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे रबर और जूट। जूट को तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। फैशनेबल बैग्स और हैंडीक्राफ्ट्स भी बनते हैं। और रबर का क्या? वही रबर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान है। टायरों से लेकर हर तरह की सील तक सब रबर से बनता है। ये उन इलाकों में होता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व में मेघालय की गारो पहाड़ियां। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो भारतीय कृषि एक विशाल कैनवस की तरह है। हाँ, एक कोने में रिंझा के परिवार की झूम खेती की पारंपरिक तस्वीर है, तो दूसरे कोने में पंजाब के किसान की ट्रैक्टर और HYV बीजों वाली आधुनिक तस्वीर। और ये पूरा कैनवस भूगोल, जलवायु और करोड़ों लोगों के सामाजिक आर्थिक दबावों से भरा हुआ है। आपने बहुत अच्छा सार निकाला। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारतीय कृषि की कोई एक कहानी नहीं है। ये असल में विविधता की ही कहानी है। सही कहा। एक ही फसल, जैसे चावल का, पंजाब में मतलब है मुनाफा और व्यापार, तो ओडिशा में मतलब है परिवार का पेट भरना। ये एक छोटे से खेत में अपने परिवार का पेट पालने वाले किसान से लेकर वैश्विक उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने वाले विशाल बगानों तक फैली हुई है। तो इस गहरी समझ के साथ हम आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। हमारी बातचीत में दो बड़ी चुनौतियां सामने आईं। एक तरफ विरासत का अधिकार है, जिसकी वजह से खेत लगातार छोटे और अलाभकारी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ इन्हीं छोटे खेतों से ज्यादा पैदावार लेने का दबाव है, जिसके लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक टिकाऊ प्रथाओं और आधुनिक उच्च उपज वाली तकनीकों के बीच क्या कोई नया संतुलन बनाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। इस गहरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो पूरी तरह से भूगोल और विज्ञान के उन स्रोतों पर आधारित है जो हमारी इस धरती के भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं। जी, और आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के उस अनदेखे संसार पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना हमारी आज की आधुनिक दुनिया, सच कहूं तो, एक दिन भी नहीं चल सकती। इस चर्चा का मुख्य मकसद सुनने वालों को ये समझाना है कि कैसे जमीन के नीचे दबी हुई छोटी छोटी निर्जीव चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही हैं। सही कहा। और ये खजाने आखिर आते कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं और इनको निकालने के पीछे का विज्ञान और खतरे क्या हैं, ये सब हम आज समझेंगे। हाँ, और इस पूरी चर्चा को हम बिना किसी भारी तकनीकी शब्दों के एक बेहद रोचक कहानी की तरह पेश करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए जरा इस बात पर गौर किया जाए कि रोज सुबह जब दिन शुरू होता है
तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले तो लोग ब्रश ही करते हैं। एग्जैक्टली एक साधारण सा टूथपेस्ट। पर स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि सुनने वालों को शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि उस एक टूथपेस्ट के ट्यूब में पूरा का पूरा भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का खजाना छिपा हुआ है। ये सच में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है इस विषय को खोलने का। अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं चीजों को एक भूगोल शास्त्री या एक भूविज्ञानी के नजरिए से देखा जाता है ना, तो दुनिया का रंग रूप ही बदल जाता है। अच्छा, वो कैसे? दोनों के देखने के नजरिए में क्या फर्क है? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी एक बड़ा सा घर है, तो एक भूगोल शास्त्री इस बात में दिलचस्पी रखता है कि घर के कमरे कैसे बने हैं, वहाँ का माहौल कैसा है और उन कमरों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए कैसे हो रहा है। वो खनिजों को बस पृथ्वी की ऊपरी परत के एक हिस्से के रूप में पढ़ते हैं। जी, समझ रही हूँ। और भूविज्ञानी? वहीं दूसरी तरफ एक भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट की सूझ थोड़ी अलग होती है। वो घर के कमरों को नहीं देखता, बल्कि उन ईंटों और सीमेंट को देखता है जिनसे वो घर बना है। यानी वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। वो ये जानना चाहते हैं कि ये खनिज रूपी ईंटें बनी कैसे, इनकी उम्र क्या है और इनकी अंदरूनी रासायनिक बनावट कैसी है। तो जब ये दोनों नजरिए मिलते हैं, तब कहीं जाकर हमें खनिजों की असली कहानी समझ आती है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम वापस उसी टूथपेस्ट वाले उदाहरण पर आएं, जी, टूथपेस्ट वाले उदाहरण पर, तो स्रोतों को देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक पेस्ट नहीं है, बल्कि खनिजों का एक पूरा कॉकटेल है। आमतौर पर हमें लगता है कि टूथपेस्ट बस दांत साफ करता है, लेकिन आज स्रोतों में कुछ ऐसे अजीबोगरीब खनिजों के नाम सामने आए हैं जो सीधा हमारे बाथरूम तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा समझाएं। जरूर। देखिए, टूथपेस्ट का मुख्य काम दांतों की सफाई करना है और इसके लिए थोड़े खुरदुरे पदार्थों की जरूरत होती है। इनको अब्रेसिव्स कहा जाता है। अच्छा। वो टूथपेस्ट में मौजूद सिलिका, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे खनिज यही काम करते हैं। ये दांतों पर जमे मैल को रगड़कर साफ करते हैं। और इतना ही नहीं, वो फ्लोराइड भी तो होता है ना, जो दांतों को सड़ने से बचाता है। हाँ, एकदम सही। वो फ्लोराइड असल में फ्लोराइट नाम के एक प्राकृतिक खनिज से निकल कर आता है। क्या बात है। और वो जो एक चमकदार सफेदी होती है, जिसका आधा जगह और टीवी पर आता है। हाँ, उसकी कहानी और भी दिलचस्प है। वो सफेदी आती है टाइटेनियम ऑक्साइड नाम के कंपाउंड से, और ये कंपाउंड रोटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज जैसे खनिजों से निकाला जाता है। बाप रे, इतने सारे खनिज। और एक और मजेदार बात सुनिए। कुछ टूथपेस्ट जो जेल वाले होते हैं ना, जिनमें एक अजीब सी चमक होती है, वो चमक अबरक यानी माइका नाम के खनिज से आती है। यानी लिटरली हम पत्थर और खनिज से अपने दांत साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। यहां तक कि जिस ट्यूब में वो पेस्ट भरा होता है, वो प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से बनता है, और पेट्रोलियम खुद धरती से निकाला गया एक संसाधन है। तो मतलब दिन की शुरुआत ही मिनी माइनिंग प्रोजेक्ट से होती है हमारी। जी, आप ऐसा बिल्कुल कह सकती हैं। लेकिन ये खनिज सिर्फ निर्जीव चीजों तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा मिला मुझे, जो हमारे खाने से जुड़ा है। उसमें बताया गया है कि हमारे कुल पोषण में खनिजों की मात्रा बेहद कम होती है, पर उनका काम बहुत बड़ा होता है। हाँ, और यहीं पर जीव विज्ञान और भूविज्ञान का सबसे सुंदर संगम दिखता है हमें। हमारे कुल पोषण का सिर्फ 0.3% हिस्सा ही खनिज होता है। सिर्फ 0.3%? यानी अगर हम एक बड़ी थाली खा रहे हैं तो खनिज एक चुटकी से भी कम है। एकदम कम। लेकिन ये 0.3% हिस्सा एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। ये इतना जरूरी है कि इसके बिना हमारा शरीर बाकी का 99.7% खाना पचा ही नहीं सकता। मतलब बिना इन खनिजों के जीवन चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अब अगर इसे आसान भाषा में परिभाषित करें तो भूविज्ञानी कहते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी अपनी एक निश्चित अंदरूनी बनावट होती है। और इसमें तो बहुत विविधता होती होगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ सबसे कठोर हीरा है जो लोहे को काट दे, और दूसरी तरफ सबसे मुलायम टैल्क है जिससे टैल्कम पाउडर बनता है। दोनों खनिज हैं, बस बनने की प्रक्रिया अलग है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल अब ये आता है कि ये जादुई खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कहीं भी गड्ढा खोदा और हीरा निकल आया? इन्हें निकालते कैसे हैं? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। खनिज आमतौर पर ओर्स यानी अयस्क में पाए जाते हैं। अयस्क को हम एक मिक्स सूप की तरह समझ सकते हैं, जिसमें मुख्य खनिज के साथ मिट्टी, पत्थर और दूसरे तत्व मिले होते हैं।
तो इनको सूप से अलग किया जाता होगा। जी, और किसी भी अयस्क से खनिज को तभी निकाला जाता है जब उसमें खनिज की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि उसको साफ करने का खर्च कम आए और मुनाफा ज्यादा हो। धरती पर ये मुख्य रूप से 5 अलग-अलग जगहों या प्रक्रियाओं से मिलते हैं। तो ये 5 खजाने की जगह कौन-कौन सी हैं? पहला प्रकार आग्नेय और कायांतरित चट्टानों यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जुड़ा है। इसको समझने के लिए एक हिलाई हुई सोडा की बोतल के बारे में सोचिए। सोडा की बोतल। अच्छा, हाँ, जमीन के बहुत नीचे भयंकर गर्मी और दबाव होता है, जहां चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। जब ये तरल या गैस के रूप में होता है, तो ये ऊपर आने की कोशिश करता है और चट्टानों की दरारों में घुस जाता है। तो जब ये ऊपर आकर ठंडा होता होगा तो जम जाता होगा। सही पकड़ा आपने। इन दरारों में जो पतली परतें बनती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो बड़ी परतें होती हैं, उन्हें लोड्स कहते हैं। टिन, तांबा, जिंक और लीड जैसी ज्यादातर धातुएं ऐसे ही बनती हैं। यानी उबलता हुआ लावा दरारों में फंसकर धातु बन गया। बहुत रोचक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टानों का है। इसको आप एक लेयर केक समझ लीजिए। लाखों सालों तक नदियां मिट्टी, रेत और मरे हुए जीवों को बहाकर लाती हैं और परत दर परत जमा करती हैं। और फिर उस पर दबाव पड़ता होगा? जी, लाखों सालों के भयंकर दबाव और गर्मी से ये परतें ठोस चट्टान बन जाती हैं। कोयला और कई तरह के लौह अयस्क यानी आयरन ओर बिल्कुल इसी तरह इन्हीं परतों में बनते हैं। जिप्सम और नमक भी इसमें आते हैं, जो सूखे इलाकों में पानी के भाप बनने से पीछे छूट जाते हैं। केक की लेयर्स जैसा। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। जब सतह की चट्टानें बारिश और हवा की मार से टूटती हैं, तो पानी कमजोर तत्वों को बहा ले जाता है। पीछे जो कठोर हिस्सा बच जाता है, उसमें खनिज होते हैं। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो इसी प्राकृतिक फिल्टरिंग से निकलता है। ये प्रकृति की बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा था कि कुछ खनिज पानी और नदियों के साथ बहकर भी आते हैं। बिल्कुल, ये चौथा प्रकार है, जिसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। ये पहाड़ियों की ढलान और घाटियों की रेत में मिलते हैं। यहाँ वो खनिज जमा होते हैं जो पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते और नष्ट नहीं होते। यानी इन पे जंग नहीं लगता? सही कहा। भारी होने की वजह से ये पानी में नीचे बैठ जाते हैं। सोना, चांदी, टिन और प्लैटिनम जैसे कीमती खनिज ऐसे ही नदियों की रेत को छानकर निकाले जाते हैं। और आखिरी 5वां स्रोत क्या है? 5वां स्रोत है समुद्र का पानी। समुद्र तो खजानों का भंडार है, पर ये इतने फैले और घुले हुए हैं कि इन्हें निकालना आर्थिक रूप से महंगा पड़ता है। फिर भी हमारा आम नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन समुद्री पानी से ही आते हैं। और समुद्र की तलहटी में तो मैग्नीज के नोड्यूल्स का पूरा फर्श बिछा है। समुद्र की गहराइयों से पहाड़ों तक इंसान को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे कभी-कभी तो खनिज ऐसी जगह फंसे होते हैं कि निकालना जानलेवा हो जाता है। मुझे मेघालय की रैट होल माइनिंग के बारे में याद आ रहा है, जो स्रोतों में मेंशन की गई थी। वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला उदाहरण है। जी, मेघालय का केस बहुत ही संवेदनशील है। जोवाई और चेरापूंजी जैसे इलाकों में जहां कोयले और चूना पत्थर के भंडार हैं, वहां बड़े उद्योग काम नहीं करते। वहां स्रोतों के अनुसार परिवार के सदस्य, यहां तक कि बच्चे भी पहाड़ के अंदर एक लंबी पतली सुरंग खोदते हैं, और ये इतनी छोटी होती है कि इंसान को चूहे की तरह रेंग कर जाना पड़ता है उसमें। ये खानन के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। स्रोतों में साफ बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस पर सख्त संज्ञान लिया और इसे गैर कानूनी घोषित किया। हाँ, एनजीटी ने इसे तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। यहाँ हम एक बड़ा टकराव देखते हैं। एक तरफ वहाँ की स्थानीय जनजातियों की पुरानी परंपरा है, जहाँ खनिजों पर उनका हक होता है, और दूसरी तरफ एनजीटी की पर्यावरण और जान की सुरक्षा की चिंताएं हैं। ऐसे मुद्दों पर दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि खनिजों की मांग इंसानों को किस हद तक पुश कर सकती है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ें और दुनिया से हटकर सिर्फ भारत के नक्शे पर नजर डालें, तो क्या खजाने हर राज्य में बराबर बनते हुए? नहीं, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही असमान है, और इसकी वजह हमारी जियोलॉजिकल बनावट है। जो हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है यानी पेनिनसुलर प्लेटो, जो दक्षिण और मध्य भारत में है, वो सबसे पुरानी चट्टानों से बना है। इसलिए कोयला और धात्विक खनिज वहां भरे पड़े हैं। तो उस हिस्से को भारत का खजाना कह सकते हैं। और बाकी जगह? गुजरात और असम में जहां अवसादी चट्टानें हैं, वहां पेट्रोलियम मिलता है। पर अगर उत्तर भारत के मैदानों की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, तो वो खनिजों के मामले में लगभग खाली हैं। वहां सिर्फ उपजाऊ मिट्टी है।
और जब हम इन खजानों की बात करते हैं ना, तो फेरस मिनरल्स यानी लौह खनिजों में लोहा सबसे ऊपर आता है। लोहा तो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। स्रोतों में भारत की खदानों के नाम से जुड़ी बड़ी रोचक कहानियां मिली मुझे। जी बिल्कुल, कुद्रेमुख और बेलादीला वाली। हाँ, कर्नाटक में कुद्रेमुख की खदानें हैं। कुद्रे का मतलब कन्नड़ में घोड़ा होता है और उन पहाड़ियों का आकार सच में घोड़े के चेहरे जैसा है। और छत्तीसगढ़ की बेलादिला पहाड़ियां किसी बैल के कुबड़ या हम्प जैसी दिखती हैं। ये नाम सच में बहुत दिलचस्प है। और इन्हीं स्रोतों में कुद्रेमुख का एक बहुत अद्भुत इंजीनियरिंग कमाल भी लिखा था। वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है और वहां से निकला आयरन ओर किसी ट्रक से नहीं, बल्कि पानी में मिलाकर एक गाढ़े स्लरी के रूप में पाइपलाइन के जरिए सीधे मंगलुरु पोर्ट भेजा जाता है। पहाड़ों से सीधा बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए लोहे को बहाना वाकई कमाल की बात है। और अगर इसके टेक्निकल पहलू को देखें तो भारत के पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आयरन ओर है। सबसे बेहतर होता है मैग्नेटाइट। उसमें लगभग 70% लोहा होता है ना? सही कहा। और इसमें बहुत अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आते हैं। फिर आता है हेमाटाइट, जिसमें 50 से 60% लोहा होता है, पर उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इंडस्ट्रियल दुनिया का वर्क हॉर्स है। और ये मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा? हमारे यहाँ ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर और बेलेरी चित्रदुर्गा तुमकुरू बेल्ट्स लोहे के मुख्य भंडार हैं। पर देखिए, लोहे के साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट का जिक्र जरूरी है। कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट? मैंगनीज। लोहे को स्टील में बदलने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है। उसके बिना स्टील में मजबूती आती ही नहीं। अच्छा, 10 किलो मैंगनीज चाहिए 1 टन स्टील के लिए। ये तो मुझे नहीं पता था। लोहे और स्टील की इस भारी भरकम दुनिया से निकलकर मैं एक ऐसी कहानी पर आना चाहूंगी जो मुझे बहुत मजेदार लगी। ये एक ऐसी धातु की कहानी है जो आज हर रसोई में है, पर एक वक्त पर सोने से भी ज्यादा कीमती थी। आप एल्यूमिनियम की बात कर रही हैं? जरूर। जरूर। बिल्कुल। श्रोताओं में सम्राट नेपोलियन थर्ड का एक किस्सा था। वो अपने महल में जब भोज रखते थे तो अपने सबसे खास और सम्मानित मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसते थे, और जो कम खास मेहमान होते थे उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में खाना मिलता था। आज किसी को सोने की जगह एल्यूमिनियम पकड़ा दो तो वो गुस्सा हो जाएगा। वही तो। उस दौर में एल्यूमिनियम का रुतबा अलग था। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के सिर्फ 30 साल बाद एल्यूमिनियम इतना आम हो गया कि पेरिस के भिखारियों के पास भी एल्यूमिनियम के कटोरे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एल्यूमिनियम नेचर में सीधे किसी चमकदार धातु की तरह नहीं मिलता। ये एक मिट्टी जैसी चट्टान बॉक्साइट में छुपा होता है। नेपोलियन के दौर में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम अलग करना बहुत महंगा और मुश्किल था। उसमें बहुत बिजली लगती थी। तो जब नई टेक्निक आई होगी तब आसान हुआ होगा। जी, जब आधुनिक तकनीक आई और बिजली सस्ती हुई तब एल्यूमिनियम बनाना आसान हो गया। भारत में ओडिशा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, खासकर पंचपतमाली भंडार। एल्यूमिनियम की खासियत यह है कि इसमें लोहे जैसी ताकत होती है, पर यह लकड़ी जैसा हल्का होता है। इसी वजह से हवाई जहाज से लेकर मोबाइल तक सब इससे बनते हैं। लोहे और एल्यूमिनियम में तो चलिए हम मजबूत हैं, पर स्रोतों से ये भी पता चलता है कि कुछ जगहों पर भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जैसे तांबा यानी कॉपर। आज हर जगह बिजली है और बिजली का मतलब ही तांबा है। ये हमारी एक कमजोर कड़ी है। भारत में कॉपर के भंडार और उत्पादन दोनों कम है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के खेतरी और झारखंड के सिंहभूम में ही ये थोड़ा बहुत मिलता है। तांबा बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। पर एक नॉन फेरस खनिज ऐसा भी है जिसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो है अभ्रक यानी माइका, जिसकी बात हमने टूथपेस्ट में भी की थी। ये वही है ना जिसकी बनावट बहुत अजीब होती है? हाँ, माइका की भौतिक बनावट बहुत अलग है। ये पत्तों या परतों के रूप में मिलता है। ये परतें इतनी पतली होती हैं कि अगर आप हजारों परतों को एक के ऊपर एक रखें तो भी वो बस कुछ सेंटीमीटर मोटा होगा। आश्चर्य की बात है। भारत में ये छोटा नागपुर के पठार और अजमेर के आसपास मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर है और बहुत ज्यादा वोल्टेज और गर्मी सह सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इन सभी बातों का आखिर क्या मतलब है? हम सुबह के टूथपेस्ट से लेके हवाई जहाजों तक खनन कर रहे हैं। पर चर्चा को अगर थोड़ा मोड़ें तो इन खनिजों को धरती के सीने से बाहर निकालने की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? इसका जवाब काफी गंभीर है। हम खनिजों का इस्तेमाल तो आराम से कर लेते हैं, पर खनन यानी माइनिंग अपने साथ बहुत से खतरे लाती है। सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों पर पड़ता है जो खदानों में काम करते हैं। उनकी सेहत पर? जी,
वो दिन रात धूल और जहरीली गैसों के बीच काम करते हैं। उनके फेफड़ों में धूल जमने से ब्लैक लंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा खदानों की छत गिरना, अचानक पानी भर जाना या कोयले की खदान में आग लग जाना मजदूरों के लिए रोज का खतरा है। और पर्यावरण पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। खनन के बाद खुले गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं। वहां से निकलने वाले रसायन मिट्टी को खराब करते हैं और बारिश का पानी उस जहर को नदियों में मिला देता है। अगर कड़े नियम ना हो तो ये उद्योग एक किलर इंडस्ट्री बन जाता है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। इन स्रोतों से ये साफ हो जाता है कि एक छोटी पिन से लेकर आसमान छूती इमारतों तक सबके पीछे यही खनिज है। हमारा देश इन संसाधनों से भरा है, पर इनको निकालना आसान या खतरे से खाली नहीं है। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता इन्हीं पर टिकी है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भंडार सीमित हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए इनका टिकाऊ इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एकदम सही। और चर्चाओं को समाप्त करने से पहले एक विचार में सामने रखना चाहूंगी, जिसे सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता है। स्रोतों के हिसाब से हमारी धरती की क्रस्ट में जो उपयोगी खनिज हैं, वो सिर्फ 1% हैं। सिर्फ 1%। और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो जब धरती के ये छिपे खजाने पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तो आगे क्या होगा? क्या अपनी आधुनिक जिंदगी को चलाने के लिए हमें अंतरिक्ष यानी स्पेस की तरफ देखना पड़ेगा? क्या आने वाले कल के माइनर्स एस्ट्रॉइड्स को खोद रहे होंगे? ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और नया जानने की उत्सुकता बनाए रखिए। इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज हम अपने आसपास मौजूद हर उस चीज के पीछे की कहानी खंगालने वाले हैं, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मेरे सामने आज रिसर्च पेपर्स और कुछ नोट्स का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है, और इसका जो मुख्य विषय है वो है विनिर्माण उद्योग, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हाँ, और ये विषय सिर्फ कारखानों के बारे में नहीं है। सही कहा। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एकदम साधारण कच्चे माल को, जैसे खेत में लगी कपास या किसी खदान से निकली लाल मिट्टी को, कैसे बेहद कीमती और जरूरी उत्पादों में बदला जाता है जी। चाहे वो हमारे कपड़े हों या फिर हवाई जहाज के पुर्जे। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे एक तरफ हम एक बहुत बड़े कृषि प्रधान देश हैं। हाँ। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन खेती के लिए जो सबसे जरूरी खाद होती है, पोटैश, वो हमारे पास है ही नहीं। मतलब इसके लिए हम पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? या फिर एक और दिलचस्प बात जो इन नोट से सामने आई है, देश का चीनी उद्योग जो सदियों से उत्तर भारत की पहचान हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे खिसक कर दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर जा रहा है। ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ भौगोलिक बदलाव या कोई सूखे आंकड़े नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि खेतों से लेकर कारखानों तक और फिर वहां से बाजारों तक पहुंचने वाले सामान की ये जो पूरी यात्रा है, ये केवल मशीनों की कहानी नहीं है। तो ये किस चीज की कहानी है? ये असल में इस बात का सूचकांक है कि कोई भी देश वैश्विक स्तर पर कितनी तरक्की कर रहा है। हम इसी को विनिर्माण कहते हैं। कच्ची सामग्री को एक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, जैसे लकड़ी से कागज बनाना या गन्ने से चीनी बनाना। बिल्कुल। इन आर्टिकल्स में इस पूरी प्रक्रिया को अर्थशास्त्र की भाषा में द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर कहा गया है। मुझे अक्सर लगता था कि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत शायद उसकी कृषि या फिर जो आईटी सेवाएं हैं उसमें होती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन इन नोट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी देश के विकास की असली रीढ़ माना गया है। आखिर इन कारखानों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बना देता है? इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई देश केवल कच्चा माल बेचता है तो उसे बहुत कम कीमत मिलती है, जाहिर है। लेकिन जब वही देश उस कच्चे माल को अपने ही कारखानों में प्रोसेस करके एक अंतिम उत्पाद बनाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खेती पर काम करने वाले लोगों की निर्भरता कम होने लगती है। क्योंकि हर कोई तो खेत में काम नहीं कर सकता। एकदम सही।
कारखाने द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करते हैं, और जब रोजगार मिलता है तो जाहिर सी बात है गरीबी कम होती है। और इसके आगे का कदम होता है निर्यात। जब देश में बना पक्का माल दूसरे देशों में जाता है तो बदले में विदेशी मुद्रा आती है, और यही चीज किसी भी देश को असल में समृद्ध बनाती है। मेरे नोट्स में एक शब्द बार बार हाईलाइट किया गया है, एग्रो इंडस्ट्रीज, यानी कृषि आधारित उद्योग। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे के विपरीत हों। मतलब एक तरफ हरे भरे खेत हैं और दूसरी तरफ धुआं उगलती चिमनियां। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ जो तथ्य दिए गए हैं वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के विरोधी हैं। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। अगर हम आज की आधुनिक खेती को देखें तो एक किसान को सिंचाई के लिए जो पीवीसी पाइप चाहिए, जो पानी खींचने वाले पंप चाहिए, या फसल बचाने के लिए जो कीटनाशक या उर्वरक चाहिए, हाँ, वे सब कहाँ से आते हैं? कारखानों से ही आते हैं। यही बात है। उद्योगों ने न केवल कृषि की पैदावार को कई गुना बढ़ाया है, बल्कि फसल को काटने से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे बहुत आसान और कुशल बना दिया है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। अब अगर इस ढेर सारे रिसर्च की बात करें तो इसमें उद्योगों को कई अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, वर्गीकरण के कई तरीके हैं। मतलब कुछ रॉ मटेरियल के आधार पर हैं, कुछ पैसे के आधार पर, तो कुछ उनके काम के आधार पर। इसे थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। जैसे इसमें बेसिक यानी मूलभूत उद्योग और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उद्योग के बीच जो अंतर बताया गया है वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत आसान है। उपभोक्ता उद्योग वे हैं जिनका सामान सीधे आम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीनी की मिल हो गई, हाँ, या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी या कागज बनाने का कारखाना। इनका माल सीधा बाजार में आता है और घर घर पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मूलभूत उद्योग होते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। बिल्कुल। अब लोहे की छड़ें या इस्पात की चादरें ये सीधे तौर पर आम इंसान रोज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये मूलभूत इसलिए हैं क्योंकि बाकी सारे उद्योग इन्हीं पर टिके हैं। अच्छा, मतलब सिलाई मशीन से लेकर ट्रेन के डिब्बे तक सब कुछ इसी लोहे और स्टील से बनेगा, यानी इनका अंतिम उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। समझ गया। इसके अलावा इन आर्टिकल्स में मालिकाना हक यानी ओनरशिप के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया है। पब्लिक सेक्टर जो सरकार चलाती है और प्राइवेट सेक्टर जो निजी कंपनियां चलाती हैं। ये तो रोजमर्रा की खबरों में सुनने को मिल ही जाता है। ये काफी आम शब्द है। लेकिन इसमें दो और नाम हैं, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे कोऑपरेटिव यानी सहकारी क्षेत्र का मॉडल सबसे ज्यादा अनोखा लगा। आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग करता है? सहकारी क्षेत्र का मॉडल असल में एक बहुत ही खूबसूरत आर्थिक संरचना है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता। कोई एक मालिक नहीं होता तो फिर मुनाफा कौन रखता है? यही तो इसकी खासियत है। जो लोग कच्चा माल उगा रहे हैं और जो मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं, वे सब मिलकर अपने संसाधन एक जगह इकट्ठा करते हैं। वे खुद ही उस उद्योग को चलाते हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि साल के अंत में जो भी मुनाफा होता है या अगर कोई नुकसान भी होता है तो वो उन सभी के बीच बराबर अनुपात में बांट लिया जाता है। इसका कोई असल उदाहरण है जो सफल रहा हो? बिल्कुल है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग इसका एक बहुत सफल उदाहरण है। इसी तरह केरला में नारियल की जटाओं से बनने वाला कॉयर उद्योग, वो भी पूरी तरह इसी मॉडल पर काम करता है। इससे तो ये सुनिश्चित होता होगा कि मेहनत करने वाले हर इंसान को सीधा आर्थिक लाभ मिले। एकदम सही। अब जब हम इन बड़े और सफल उद्योगों की बात कर रहे हैं तो इन सारे दस्तावेजों में एक उद्योग ऐसा है जिसका इतिहास सबसे पुराना है। आप सूती कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं? हाँ, सूती कपड़ा उद्योग। यहाँ रिसर्च में एक लाइन खास तौर पर हाईलाइट की गई है कि कपड़ा उद्योग भारत का इकलौता ऐसा उद्योग है जो अपनी वैल्यू चेन यानी मूल्य श्रृंखला में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इस आत्मनिर्भरता का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें इस उद्योग के लिए किसी भी चरण में बाहर के देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। शुरू से अंत तक। हाँ,
खेत में कपास उगाने से लेकर उस कपास से धागा बनाने, धागे को रंगने, उसकी बुनाई करने और अंत में एक बहुत ही महंगा और डिजाइनर कपड़ा तैयार करने तक का जो पूरा काम है वो देश की सीमाओं के भीतर ही होता है। किसी और उद्योग में कच्चा माल शुरू से अंत तक इतनी पूर्णता के साथ प्रोसेस नहीं होता। सूती कपड़े के इतिहास वाले पन्ने तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले लगे मुझे। प्राचीन भारत में जब हाथ से सूत काता जाता था तब से लेकर आज तक का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत ज्यादा। नोट्स में एक बहुत ही अहम तारीख का जिक्र है, 1854। जब मुंबई में देश की पहली सफल सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। बिल्कुल। अंग्रेजों के समय में तो इस पारंपरिक उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था ना, क्योंकि वे अपनी मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत में बेच रहे थे। हाँ, वो एक बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भारत में मिलों का जाल बिछने लगा? इसमें वैश्विक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ शामिल है। जब यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हुए तो ब्रिटेन की सारी मिलें अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करने में लग गईं। अच्छा, तो वहां से कपड़ा आना बंद हो गया? बिल्कुल, वहां से आम लोगों के लिए कपड़े का आना बंद हो गया। इस खालीपन ने भारत की सूती मिलों को एक तरह से संजीवनी दे दी। भारत के कारखानों को न सिर्फ देश की मांग पूरी करने का मौका मिला, बल्कि युद्ध के लिए टेंट और वर्दियां बनाने के बड़े ऑर्डर भी मिलने लगे। इन आर्टिकल्स में एक नक्शा भी दिया गया है जिसमें सूती कपड़े की मिलों का जाल दिखाया गया है। लेकिन एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये कि शुरुआत से ही ये सारी मिलें महाराष्ट्र और गुजरात के एक खास हिस्से में ही सिमटी हुई हैं। देश तो बहुत बड़ा है और कपड़ा भी हर जगह पहना जाता है, फिर फैक्ट्रियां सिर्फ उसी बेल्ट में क्यों केंद्रित रहीं? इसके पीछे सीधा सा भूगोल काम करता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है काली मिट्टी, जो कपास के लिए अच्छी होती है। हाँ, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है और वो उस इलाके में प्रचुर मात्रा में है। दूसरा बड़ा कारण है वहाँ का नम वातावरण। नमी का क्या असर होता है? अगर आप रूखी जलवायु में सूत काटने की कोशिश करेंगे तो धागा बार बार टूट जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात की समुद्री हवा की जो नमी है वो धागे को मजबूत रखती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसके अलावा वहाँ मुंबई और कांडला जैसे बड़े बंदरगाह हैं, जिससे मशीनों को मंगाना और तैयार कपड़े को बाहर भेजना आसान हो जाता है। और सबसे अहम बात, इस पूरे काम के लिए जो बहुत बड़ी संख्या में सस्ते श्रम की जरूरत होती है वो आसपास के इलाकों से आसानी से मिल जाता है। इसी श्रम और रोजगार की वजह से ही शायद महात्मा गांधी ने चरखा चलाने और खादी पहनने पर इतना जोर दिया था। उनका पूरा विचार यही था कि बड़े कारखानों के बजाय अगर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो घर घर में लोगों को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। बिल्कुल, उनका नजरिया बहुत दूरदर्शी था। अब सूती कपड़े के अलावा जूट का भी काफी जिक्र नोट्स में है। एक आंकड़ा तो सीधा मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। कौन सा आंकड़ा? ये कि भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन जब बात एक्सपोर्ट यानी निर्यात की आती है तो हम बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये गणित कुछ अजीब नहीं लगता? ये अजीब लगता जरूर है, लेकिन इसका कारण बहुत ही ऐतिहासिक और दुखद है। आप 1947 के बंटवारे की बात कर रही हैं? हाँ, 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन या लोगों का नहीं था, बल्कि उद्योगों का भी था। देश की पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिशरा में लगाई गई थी। विभाजन से पहले सब कुछ एक ही जगह था। तो फिर बंटवारे में क्या हुआ? जब सीमा रेखा खींची गई तो जूट की ज्यादातर मिलें तो पश्चिम बंगाल यानी भारत के हिस्से में रह गईं, मगर वो उपजाऊ जमीन जहां दुनिया का बेहतरीन जूट उगता था वो पाकिस्तान चली गई। हाँ, उसका करीब 3/4 हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारी मिलें रातों रात बिना कच्चे माल के रह गईं। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा, बहुत बड़ा। आज भी हमारी ज्यादातर मिलें हुगली नदी के किनारे एक बहुत ही संकरी पट्टी में मौजूद हैं। हुगली नदी के किनारे ही क्यों? क्योंकि जूट को धोने और प्रोसेस करने के लिए अथाह पानी की जरूरत होती है, जो हुगली नदी से मिल जाता है। नदी के रास्ते सस्ता जल परिवहन है और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम भी आसानी से आ जाता है। भूगोल का ये असर सिर्फ जूट तक सीमित नहीं है। अब अगर हम उस उद्योग को देखें जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, चीनी उद्योग। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत गुड़ और खांडसारी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और चीनी में दूसरे नंबर पर है। लेकिन चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार से हटकर अब महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की तरफ क्यों जा रही हैं? नोट्स में सुक्रोज नाम के किसी तत्व का बार बार उल्लेख किया गया है। सुक्रोज असल में वो तत्व है जो गन्ने में मिठास पैदा करता है, और दक्षिण तथा पश्चिम भारत की जो मिट्टी और जलवायु है, वहाँ उगने वाले गन्ने में सुक्रोज की मात्रा
उत्तर भारत के गन्ने के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। यानी उतने ही गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है। एकदम सही। दूसरा कारण मौसम का है। दक्षिण का मौसम उत्तर भारत के तरह बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म नहीं होता, एक समान रहता है। इस ठंडी जलवायु की वजह से वहां गन्ने के पेराई का जो सीजन है वो उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा लंबा चलता है। और शायद वो सहकारी समितियां भी एक कारण है। बिल्कुल, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहकारी मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है, जो चीनी जैसे मौसमी उद्योग के लिए एकदम सही है। मतलब साफ है कि फैक्ट्रियां वहीं अपना ठिकाना बनाएंगी जहां का मौसम और सिस्टम उनके अनुकूल होगा। अब चाहे वो चीनी मिलें हों या फिर कपड़ा मिले, इन सबको चलाने के लिए चाहिए भारी भरकम मशीनें। और मशीनें बनाने के लिए चाहिए लोहा और इस्पात। सही कहा। रिसर्च में लोहा और इस्पात उद्योग को बेसिक और भारी उद्योग कहा गया है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प गणित दिया गया है। लॉ अयस्क कुकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात 4:1 बताया गया है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये स्टील बनाने की बुनियादी रेसिपी है। रेसिपी? हाँ, आयरन ओर यानी लॉ अयस्क अकेला काफी नहीं होता। उसे पिघलाने और साफ करने के लिए उसमें कोकिंग कोल और चूना पत्थर को ठीक 4, 2 और 1 के अनुपात में भट्टी में डाला जाता है। अच्छा। इसके बाद भी जो स्टील बनता है उसे और ज्यादा सख्त और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में मैंगनीज मिलाया जाता है। क्योंकि ये सारा कच्चा माल बहुत भारी होता है और इसे ट्रांसपोर्ट करने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए ये प्लांट खदानों के पास होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के नक्शे पर ज्यादातर स्टील प्लांट छोटा नागपुर पठार के आसपास ही स्थित हैं। वहां खदानें पास हैं, रॉ मटेरियल सस्ता है और मेहनत करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। भारी धातुओं की बात हो रही है तो लोहे के बाद एक और धातु है जिसने आधुनिक दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, एल्यूमीनियम। बहुत ही उपयोगी धातु है। आज हवाई जहाज बनाने से लेकर घर के बर्तन और बिजली के तार बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। ये हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और ये ऊष्मा का सुचालक है। लेकिन इसके कच्चे माल के बारे में जो नोट्स में लिखा है वो सच में हैरान करने वाला है। अब बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। हाँ, बॉक्साइट एक बहुत ही भारी और गहरे लाल रंग की चट्टान। इस भारी लाल चट्टान से ये हल्का और चमकीला एल्यूमीनियम आखिर निकाला कैसे जाता है? यहाँ नोट्स में प्रगलन या स्मेल्टिंग की बात की गई है। ये स्मेल्टिंग क्या होती है? बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकालना एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। 4 से 6 टन बॉक्साइट को प्रोसेस करके पहले 2 टन एल्यूमिना नाम का सफेद पाउडर निकाला जाता है। लाल चट्टान से सफेद पाउडर? हाँ, और उसके बाद शुरू होती है स्मेल्टिंग यानी प्रगलन की प्रक्रिया। इसमें उस एल्यूमिना पाउडर से 1 टन एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे एक आम भट्टी में नहीं पिघलाया जा सकता। तो फिर कैसे पिघलाते हैं? इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल होता है, जिसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। अगर बिजली की सप्लाई में जरा सी की रुकावट आई तो पूरी भट्टी का माल खराब हो सकता है। बाप रे। इसलिए एल्यूमिनियम की फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ वहीं लगाई जा सकती है जहां सस्ती और निरंतर बिजली की गारंटी हो। तो मतलब बिना भारी बिजली के एल्यूमीनियम का कोई वजूद ही नहीं है। अब भारी मशीनों और धातुओं से निकलकर उस उद्योग की तरफ चलते हैं जो शायद हर जगह मौजूद है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सीधा दिखाई नहीं देता। रसायन या केमिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल। इन आर्टिकल्स में एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार तथ्य है कि केमिकल इंडस्ट्री खुद अपना ही सबसे बड़ा ग्राहक है। ये कैसे मुमकिन है? कोई खुद का ही ग्राहक कैसे हो सकता है? ये रसायन विज्ञान की प्रकृति है। जो बुनियादी रसायन होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, आम इंसान उनका सीधे तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जाहिर है, हम घर में सल्फ्यूरिक एसिड तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। सही कहा। तो केमिकल इंडस्ट्री इन बुनियादी रसायनों को प्रोसेस करती है और उनसे दूसरे रसायन बनाती है। फिर उनसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट या दवाइयां जैसी चीजें बनती हैं जो आखिर में बाजार तक पहुंचती हैं। अच्छा, इसीलिए केमिकल फैक्ट्री का माल दूसरी केमिकल फैक्ट्री के लिए कच्चा माल बन जाता है। बिल्कुल। अब रसायनों की बात हो और खेती के उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरित क्रांति के बाद तो भारत में इनकी मांग आसमान छूने लगी। बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मांग। यूरिया और फॉस्फेट का उत्पादन तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो चौंकाने वाला तथ्य जो मैंने शो की शुरुआत में साझा किया था, इन सारे रिसर्च पेपर्स के मुताबिक हमारे पास सच में पोटैश का कोई व्यावसायिक प्राकृतिक भंडार मौजूद नहीं है। दुर्भाग्य से यह हमारी भौगोलिक वास्तविकता है।
खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पोटैश एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन भारत में पोटेशियम के कोई रिजर्व नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? इसलिए हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था इस एक खास रसायन के लिए पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और आयात पर निर्भर है। ये निर्भरता तो एक बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकती है। बिल्कुल है। खैर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लौटते हैं। सड़कें, पुल और इमारतें खड़ी करने के लिए एक और भारी उद्योग सबसे अहम है, सीमेंट उद्योग। हाँ, जिसके बिना निर्माण संभव ही नहीं है। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम जैसे भारी कच्चे माल से बनने वाला सीमेंट। इन ऐतिहासिक नोट्स में एक तारीख दी गई है, 1904, जब चेन्नई में देश की पहली सीमेंट मिल लगी थी। और आज स्थिति ये है कि गुजरात के सीमेंट प्लांट अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए खाड़ी देशों में अपना सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात के तटों पर होने का उन्हें बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। समुद्री रास्ते से भारी माल को भेजना सड़क या रेल के मुकाबले हमेशा सस्ता और आसान होता है। इसीलिए वो मध्य पूर्व के बाजारों तक इतनी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सही। इन सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। इन दस्तावेजों में 1991 के उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का एक बहुत बड़ा जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे उस एक आर्थिक फैसले ने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बंद दरवाजे अचानक से खोल दिए। उदारीकरण से पहले भारतीय सड़कों पर गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखती थीं। हाँ, वही गिने चुने मॉडल हुआ करते थे। लेकिन विदेशी कंपनियों और नई तकनीक के आने के बाद अचानक से बाजार में कारों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बाढ़ आ गई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने जो क्रांति की है उसने पूरी दुनिया में हमारा नजरिया बदल दिया है। आज बेंगलोर देश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस सेक्टर ने न केवल तकनीक के मामले में बल्कि रोजगार के मामले में भी युवाओं के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही क्षेत्रों में लगातार हो रहे विकास ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। कॉल सेंटर से लेकर एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट तक इस उद्योग ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। ये सारी बातें, ये सारे उद्योग विकास की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। रोजगार है, तकनीक है, पैसा है। हाँ, लेकिन जब हम इन आर्टिकल्स के आखिरी पन्नों पर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद तथ्य इस विकास की तस्वीर का एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखते हैं। पर्यावरण को होने वाला भयानक नुकसान इस साथ कुछ अवांछित चीजें भी लाता है। बिल्कुल। इन स्रोतों के अनुसार उद्योग मुख्य रूप से 4 प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। और इसमें केवल कारखाने ही नहीं बल्कि बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हवा में प्रदूषण की बात करें तो यहाँ नोट्स में मुख्य रूप से 2 गैसों को सबसे बड़ा विलन बताया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसें कारखानों की चिमनियों से निकलकर सीधा हमारी हवा को जहरीला बना रही हैं। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला रसायनों से भरा दूषित पानी सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल जीवन खत्म हो रहा है। और जमीन का क्या? यही कचरा उपजाऊ भूमि को धीरे धीरे बंजर बना देता है। और भारी मशीनों की जो लगातार गड़गड़ाहट है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रही है। इससे लोगों को तनाव और सुनने में दिक्कत जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक जगह समेटा जाए तो ये समझ आता है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक सामान, चाहे वो हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, पहनने वाली सूती शर्ट हो, लोहे का मजबूत पाइप हो या सुबह की चाय में घुलने वाली चीनी हो, ये सब अर्थशास्त्र, भूगोल, रॉ मटेरियल और इंसानी मेहनत के एक बहुत लंबे और जटिल सफर का नतीजा है। हर एक छोटी सी वस्तु अपने पीछे पूरी एक अर्थव्यवस्था की कहानी लेके चलती है। इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जो इन नोट से एक कदम आगे की सोच है। वो क्या? शुरुआत में हमने देखा कि कैसे चीनी उद्योग बेहतर जलवायु और गन्ने में ज्यादा मिठास की तलाश में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। ये प्रकृति के साथ एक तरह का तालमेल बिठाना है। ऐसे में ये सोचना बेहद दिलचस्प होगा कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, बारिश के पैटर्न्स और तापमान पूरी तरह बदल जाएंगे, तब आज के ये बड़े बड़े औद्योगिक शहरों और कारखाने खुद को बचाने के लिए दुनिया के नक्शे पर किस नई दिशा की ओर पलायन करेंगे। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या आने वाले दशकों में गर्मी और पानी की कमी के कारण
उद्योगों का पूरा भूगोल ही बदल जाएगा। इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में दुनिया के हर बड़े नीति निर्माता को तलाशना ही पड़ेगा। बिल्कुल। खैर, इस गहन चर्चा में शामिल होने और इन जटिल विषयों को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण में। आज का जो विषय है ना, वो कुछ ऐसा है जो बिल्कुल हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उस पर शायद ही कभी गौर करते हैं। अक्सर जो चीजें रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती हैं वो अनदेखी ही रह जाती हैं। बिल्कुल। तो बात हो रही है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की। मतलब अगर कोई भी इंसान अपनी दिनचर्या को देखे तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम न जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। कारखानों में बना हुआ फोन हो या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर खेतों में उगाया गया अनाज या किसी दूसरे देश से आई हुई कोई मशीन, जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अपने आप तो उड़कर हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाती। हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और जटिल नेटवर्क काम कर रहा होता है। एकदम सही। एक ऐसा नेटवर्क जो कभी सोता नहीं है। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि परिवहन, संचार और व्यापार किस तरह एक विशाल देश को निरंतर गतिमान रखते हैं। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे आसपास मौजूद ये सड़कें, रेलवे की पटरियां और जो इंटरनेट के केबल बिछे हैं, ये केवल कंक्रीट और तारों का बेजान ढांचा नहीं है। ये असल में एक जीवंत अर्थव्यवस्था की नसें हैं। ठीक है, इसको अनपैक करते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि परिवहन के बिना तो विकास के बारे में सोचना भी बेमानी है। एकदम सही कहा। परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक समय था जब व्यापार और परिवहन बहुत सीमित इलाके तक सिमटे हुए थे। लोग बस वहीं का सामान इस्तेमाल करते थे जो उनके आसपास बनता था। बिल्कुल। लेकिन फिर विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ और पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज इन आधुनिक और बहुत ही तेज रफ्तार साधनों की वजह से ये पूरी दुनिया सिमट कर एक विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज बन गई है। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश को जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, मौसम और जमीन का रूप बदल जाता है, उसे एक साथ जोड़े रखने में इन साधनों का कितना बड़ा हाथ है। तो मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात पर नहीं टिकती कि वो कितना सामान बना रही है। बिल्कुल नहीं। वो इस बात पर टिकती है कि वो उस सामान को कितनी तेजी से और कितने सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंचा सकती है। और जब हम सामान पहुंचाने या इस बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जमीन के रास्ते ही आते हैं। मेरा मतलब है सड़कें और रेलवे। हाँ, जमीनी परिवहन ही सबसे बड़ा आधार है। अब ये जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि सड़कों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा? अगर हम स्रोत सामग्री के हालिया आंकड़ों की बात करें तो भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। 62 लाख? वाह। हाँ, 62.16 लाख किलोमीटर 2020-21 के अनुसार। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये इतना लंबा है कि इससे पूरी धरती के कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। धरती के कई चक्कर, ये तो सच में अद्भुत है। और मुझे इस बात पर हमेशा अचरज होता है कि हमारे देश में सड़कों का इतिहास रेलवे से भी बहुत पुराना है। हाँ, बिल्कुल पुराना है। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेनें बड़ी और ताकतवर होती हैं तो वो बेहतर होंगी, लेकिन आज भी कई मायनों में सड़कें रेलवे पर भारी पड़ती हैं। वो कैसे? जैसे कि एक सड़क बनाने का जो शुरुआती खर्च है वो रेलवे का ट्रैक बिछाने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ट्रेन के लिए तो बिल्कुल सीधी और समतल जमीन चाहिए, है ना? हाँ, ग्रेडियंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जबकि सड़कें तो किसी भी उबड़-खाबड़ रास्ते पर अपना रास्ता बना लेती हैं। बिल्कुल, और यही सड़कों का सबसे बड़ा सुपर पावर है, उनका लचीलापन। पहाड़ों की उन गहरी खाइयों और खड़ी ढलानों को देखिए जहां ट्रेन की पटरियां बिछाना इंजीनियरिंग के लिहाज से लगभग नामुमकिन है। वहां भी सड़कें सांप की तरह बल खाते हुए पहुंच जाती हैं। हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में तो जीवन पूरी तरह सड़कों पर ही निर्भर है। और एक बहुत व्यावहारिक फायदा भी तो है। अगर किसी को कम दूरी के लिए थोड़ा सा सामान भेजना है तो वो पूरी की पूरी मालगाड़ी तो बुक करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, वहां ट्रक या टेम्पो ही काम आते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात, सड़कें डोर टू डोर यानी घर तक सर्विस देती हैं। ट्रेन आपके घर के दरवाजे पर आकर तो रुकेगी नहीं। सही बात है। ट्रेन पकड़ने के लिए भी तो पहले सड़क के जरिए ही स्टेशन तक जाना पड़ता है। हाँ, तो एक तरह से सड़कें बाकी सभी ट्रांसपोर्ट के लिए एक फीडर की तरह काम करती हैं। और ये सड़कें भी कोई एक जैसी नहीं होती, इनकी पूरी एक हायरार्की है। हाँ, अलग अलग स्तर हैं इनके। सबसे ऊपर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई और मुंबई, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाला 6 लेन का एक बहुत ही चौड़ा सुपर हाईवे है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। इसी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर को कन्याकुमारी से, जिसे उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, और असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसका सीधा सा मकसद यही था कि देश के बड़े शहरों के बीच की दूरी भी कम हो और सफर का समय भी बचे। और इन सुपर हाईवेज के बाद नंबर आता है राष्ट्रीय राजमार्गों का, यानी नेशनल हाईवेज, जो देश के कोने कोने को जोड़ते हैं। फिर होते हैं स्टेट हाईवेज, जो राज्यों की राजधानियों को उनके अलग अलग जिलों से मिलाते हैं। और फिर जिलों के अंदर चलने वाली जिला सड़कें। बिल्कुल। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर हमारी असली अर्थव्यवस्था टिकी है, और वो हैं ग्रामीण सड़कें। हाँ, और यहीं पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है। हाँ, बहुत सही कहा। इस योजना ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया कि हर गांव को किसी पक्की सड़क के जरिए नजदीकी शहर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ऐसी सड़क जो बारिश के मौसम में भी चालू रहे। और सड़कों की बात हो और सीमाओं की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। पहाड़ों और सीमाओं पर सड़कें बनाने वाले सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण होगा, बीआरओ द्वारा बनाई गई अटल टनल। वो वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है ना? 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरकर बनाई गई है। ये बहुत ऊंचाई है एक टनल के लिए। जरा सोचिए, पहले लाहौल स्पीति घाटी के लोग सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से 6-6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट जाते थे। कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना नामुमकिन। बहुत कठिन जीवन था। लेकिन आज इस सुरंग की वजह से वो रास्ता साल भर खुला रहता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, उन लोगों के लिए सचमुच एक जीवन रेखा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सड़कों के इतने बड़े और कामयाब जाल के बावजूद भारतीय रेलवे के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। वो तो है। सड़कें भले ही हमें घर तक छोड़ दें, लेकिन जब बात लाखों टन कोयला, लोहा या अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की हो, या एक साथ हजारों लोगों को रोजाना सफर करना हो, तो रेलवे ही इस देश की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। बिल्कुल। 150 से भी ज्यादा सालों का इतिहास है रेलवे का। हाँ, 150 से भी ज्यादा सालों से रेलवे ने सिर्फ माल और सवारियों को नहीं ढोया है, बल्कि इसने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया है। 1853 में जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, जो सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर था। बिल्कुल, सिर्फ 34 किलोमीटर, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर लंबे रूट तक फैल जाएगा। और रेलवे का ये नेटवर्क भी अलग अलग तरह का होता है। अक्सर लोग सुनते होंगे कि ये ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है। ये असल में पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। गेज का एक रूप होना बहुत जरूरी है। पूरे देश में कैसे घूमेगी, इसीलिए अब ज्यादातर नेटवर्क को एक ही चौड़ाई यानी ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, ताकि ट्रेनें बिना रुके कहीं भी जा सकें। आज हमारा रेलवे 17 जोन में बटा हुआ है। सही जानकारी दी आपने। लेकिन मैं सोच रही थी कि इतने बड़े देश में पटरियां बिछाना कोई बच्चों का खेल तो रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रेलवे ट्रैक बिछाना प्रकृति के साथ एक तरह की जंग लड़ने जैसा है। उत्तरी भारत के समतल मैदानों में तो ये काम थोड़ा आसान था, क्योंकि जमीन सीधी थी और आबादी भी ज्यादा थी। लेकिन वहां भी बड़ी बड़ी नदियों पर विशाल पुल बनाने की चुनौती तो रही होगी। हाँ, नदियों का फैलाव बहुत बड़ा होता है वहां। वहीं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण के पठारी इलाकों में पटरियां बिछाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ा, सुरंगें बनानी पड़ी। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां रेत खिसकती रहती है, गुजरात के दलदली इलाकों में या मध्य प्रदेश और झारखंड के घने जंगलों में रेलवे ट्रैक बिछाना और उसे मेंटेन करना एक दुष्स्वप्न जैसा था। जैसे पश्चिमी तट पर जो कोंकण रेलवे बनी है, उसने सफर तो आसान कर दिया, लेकिन वहां तो अक्सर पटरियों के धंसने या पहाड़ दरकने की खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ प्राकृतिक चुनौतियां ही नहीं है, रेलवे को आज भी कुछ बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। इसके अलावा बिना किसी आपातकालीन स्थिति के सिर्फ अपने मजे के लिए ट्रेन की जंजीर खींच देने की जो आदत है, वो पूरे नेटवर्क को धीमा कर देती है। ओह हाँ, चेन पुलिंग। एक ट्रेन रुकती है तो उसके पीछे आने वाली 10 ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जिस व्यवस्था पर हमारा पूरा जीवन टिका है,
उसे सुचारू रूप से चलाने में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। खैर, ये तो हुई उन रास्तों की बात जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अब हम परिवहन के उस माध्यम की तरफ बढ़ेंगे जो जमीन के नीचे बिल्कुल हमारी नजरों से छिपकर काम करता है। मैं बात कर रही हूँ पाइपलाइन नेटवर्क की। पाइपलाइंस। आमतौर पर जब भी पाइपलाइन शब्द का इस्तेमाल होता है तो दिमाग में बस पानी की पाइपलाइन आती है जो घरों तक पानी लाती है। लेकिन आज के भारत में पाइपलाइन एक बहुत ही क्रांतिकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ पानी नहीं बहता, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और सबसे हैरानी की बात, ठोस पदार्थों को भी इसके जरिए भेजा जाता है। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन से? किसी के लिए भी ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा सा है। लोहे या कोयले जैसे ठोस पदार्थों को पहले पीसकर एक तरल घोल या स्लरी में बदल दिया जाता है। स्लरी? बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मिट्टी को पानी में घोलकर कीचड़ बना दिया हो। फिर उस गाढ़े घोल को पाइपलाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर रिफाइनरियां या बिजली कारखानों तक पंप कर दिया जाता है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। और इसी तकनीक की वजह से आज बरौनी, मथुरा या पानीपत जैसे शहरों में बड़ी बड़ी रिफाइनरियां लगाना संभव हो पाया है, जो समुद्र तट से बहुत दूर हैं। सही कहा। अगर ये पाइपलाइन ना होती तो वहां तक कच्चा तेल ट्रेनों या ट्रकों से ले जाना पड़ता, जो कि बहुत महंगा और जोखिम भरा होता। पाइपलाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बिछाने में एक बार मोटा पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद इसे चलाने का खर्च लगभग ना के बराबर होता है। बिल्कुल। इसमें सामान की चोरी होने, खराब होने या ट्रैफिक जाम में फंसकर लेट होने का कोई डर नहीं होता। ट्रांसशिपमेंट की जो देरी होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। एकदम सही। और देश में जो पाइपलाइन का जाल है उसमें एक नाम तो बहुत ही खास है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे हम HVJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क है। शुरुआत में ये सिर्फ 1700 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन आज ये 18,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल क्रॉस कंट्री नेटवर्क बन चुकी है। इसे जमीन के नीचे बहने वाली ऊर्जा की एक नदी मान सकते हैं, जो चुपचाप उत्तर और पश्चिम भारत के अनगिनत खाद कारखानों और बिजली घरों को चला रही है। और जब हम ऐसी शांत और छिपी हुई जीवन रेखाओं की बात कर ही रहे हैं, तो जलमार्गों यानी वाटरवेज को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। प्राचीन काल से ही हमारे देश के नाविक समुद्र के रास्तों से व्यापार करते आए हैं, लेकिन आज के दौर में जल परिवहन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये माल ढोने का सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। जब बहुत भारी सामान जैसे कोयला, लकड़ी या मशीनें ले जानी हो तो पानी के जहाज से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर जलमार्ग सस्ता है तो हम अपनी नदियों का इस्तेमाल माल ढोने के लिए ज्यादा क्यों नहीं करते? यह एक वाजिब सवाल है। दरअसल इसके लिए नदियों में साल भर पानी का एक निश्चित स्तर होना जरूरी है, जो हर नदी में नहीं होता। हाँ, भारत में बहुत सी नदियां मौसमी होती हैं। फिर भी भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज मौजूद हैं, और सरकार ने नदियों के जरिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। हाँ, जैसे गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। बिल्कुल। इसके अलावा केरल के बैकवाटर्स में राष्ट्रीय जलमार्ग 3 काम कर रहा है। लेकिन नदियों से परे अगर हम समुद्र की तरफ देखें तो हमारे समुद्री बंदरगाह असल में हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे हैं। और बहुत बड़े दरवाजे हैं। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अगर हम इस दूरी को सड़क पे नापें तो ये लगभग दिल्ली से लंदन तक ड्राइव करने जैसा होगा। वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। इतनी लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं। जानकर हैरानी होगी कि देश का 95% विदेशी व्यापार अगर हम मात्रा के हिसाब से देखें तो इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। बिल्कुल। और इन बंदरगाहों का इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो कराची का महत्वपूर्ण बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसका असर सीधा मुंबई पर पड़ा होगा। हाँ, इससे मुंबई बंदरगाह पर अचानक से व्यापार का बहुत भारी दबाव आ गया। उस दबाव को कम करने के लिए ही गुजरात के कच्छ में दीनदयाल बंदरगाह, जिसे हम पहले कांडला बंदरगाह कहते थे, उसे विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है।
यहाँ ज्वारीय बंदरगाह का मतलब ये है कि समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की मदद से जहाजों को किनारे तक आने और जाने में मदद मिलती है। एकदम सही। और मुंबई, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, उसके दबाव को कम करने के लिए बिल्कुल उसके सामने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। और अगर पूर्वी तट की तरफ चलें तो विशाखापट्टनम का नाम आता है। ये एक लैंडलॉक बंदरगाह है। मतलब ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। हाँ, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और सिर्फ एक संकरे रास्ते से समुद्र से जुड़ता है, जिससे यहाँ खड़े जहाज समुद्री तूफानों से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और कोलकाता का बंदरगाह तो एक अलग ही तरह की चुनौती पेश करता है। वो कैसे? ये समुद्र तट पर नहीं, बल्कि हुगली नदी के किनारे एक नदीय बंदरगाह है। वहाँ दिक्कत ये है कि नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद बहाकर लाती है, जो बंदरगाह के रास्ते में जमा हो जाती है। सिल्ट की समस्या। अगर उस मिट्टी को लगातार हटाया ना जाए तो जहाज जमीन से टकराकर फंस जाएंगे। इसलिए वहाँ लगातार ड्रेजिंग, यानी नदी के तल से मिट्टी खोदकर निकालने का काम 24 घंटे करना पड़ता है। ये तो सच में लगातार चलने वाली एक जंग की तरह है। खैर, जमीन और पानी के इन धीमे लेकिन मजबूत रास्तों से निकलकर अब हम आसमान की तरफ चलते हैं। वायु परिवहन, सबसे तेज रास्ता। आज के समय में हवाई यात्रा को सबसे तेज, सबसे आरामदायक और एक तरह से सबसे प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। हवाई जहाज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसे जमीन की रुकावटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ऊंचे पहाड़ हो, विशाल रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या मीलों फैला समंदर, हवाई जहाज बस उनके ऊपर से उड़ जाता है। अगर हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, जहां जमीन उबड़ खाबड़ है, नदियां अक्सर रास्ता बदल लेती हैं और घने जंगल हैं, वहां के लिए तो हवाई यात्रा किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, और साथ ही ONGC जैसे संस्थानों को दुर्गम इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हवाई यात्रा की ये सुविधा और रफ्तार सिर्फ चंद अमीर लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए? ये बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि लंबे समय तक हवाई जहाज में बैठना आम आदमी के लिए एक सपने जैसा ही था। बिल्कुल। और शायद इसी सपने को सच करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना ने तो क्षेत्रीय विमानन का नक्शा ही बदल दिया। सच में गेम बदल दिया। सरकार ने छोटी दूरी के उड़ानों के लिए टिकटों की कीमत पर एक कैप लगा दिया, यानी एक सीमा तय कर दी कि एयरलाइंस इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकती। और उन एयरलाइंस को घाटा ना हो, इसलिए सरकारों ने सब्सिडी देती है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज देश के छोटे छोटे शहरों से भी लोग हवाई सफर कर पा रहे हैं। जमीन, पानी और आसमान, इन रास्तों ने इंसानों और सामान की दूरियां तो मिटा दी, लेकिन आज के युग में एक और चीज है जिसका परिवहन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सूचना की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। इसे हम देश का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। आज आपको किसी से बात करने या कोई दस्तावेज भेजने के लिए खुद चल के जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डाक सेवा की बात करें तो भारत का डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाँ, और इस डाक व्यवस्था का जो स्केल है वो सच में सोच से परे है। जरा सोचिए, 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश में रोजाना कितने लाख खत और पार्सल इधर से उधर जाते होंगे। बहुत विशाल संख्या होगी। अगर इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित ना किया जाए तो ये पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। इसी वजह से बड़े शहरों में चिट्ठियों की बहुत तेजी से डिलीवरी करने के लिए 6 मेल चैनल बनाए गए हैं। 6 अलग-अलग चैनल्स? हाँ, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। आप इसे खातों के लिए बना एक VIP कॉरिडोर या हाईवे मान सकते हैं। ये बहुत ही रोचक जानकारी है। जैसे एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक क्लियर किया जाता है, वैसे ही इन चैनल्स के जरिए जरूरी डाक बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, दूरसंचार यानी टेलीकॉम के क्षेत्र में तो भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पहले जहां फोन करने के लिए STD बूथ पर लाइन लगानी पड़ती थी, वो भी क्या दिन थे। हाँ, आज भारत के दूर दराज के गांव भी STD और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा जनसंचार का जो नेटवर्क है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्र, वो सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं करते, बल्कि पूरे देश को एक साथ एक ही आवाज में बांधते हैं। बिल्कुल। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फीचर फिल्में बनाने वाला देश है? हाँ, ये तो है। और हमारे यहाँ 100 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में अखबार छपते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अखबार हिंदी,
फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में पढ़े जाते हैं। ये सूचनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसका कोई और छोर नहीं, और अब तो ये सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि डिजिटल इंडिया सिर्फ इंटरनेट का विस्तार नहीं है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का एक बहुत बड़ा छाता कार्यक्रम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम, सही कहा। इसका एक बहुत ही सीधो और प्रभावशाली सूत्र है, IT + IT = IT। यानी इंडियन टैलेंट जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है तो वो इंडिया टुमारो बनाता है। वाह, ये बहुत ही शानदार सूत्र है। आज ये डिजिटल फाइबर नेटवर्क देश की सबसे मजबूत और तेज जीवन रेखा बन गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सड़कें, ये मालगाड़ियां, जमीन में दबी पाइपलाइनें और ये इंटरनेट के केबल, ये सब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापार की तरफ। सच कहूं तो इन सब का अंतिम पड़ाव एक ही है, और वो है व्यापार। दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, खुद में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। किसी के पास तेल ज्यादा है तो किसी के पास तकनीक, इसलिए चीजों का लेन देन बहुत जरूरी है। जब ये लेन देन दो देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसे किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। जैसे शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर होता है, वैसे भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्वस्थ है ये उसके व्यापार से पता चलता है। एकदम सही तुलना है। व्यापार के दो ही मुख्य पहलू होते हैं, आयात यानी सामान खरीदना और निर्यात यानी सामान बेचना। भारत दुनिया भर में रत्न, आभूषण, रसायन और खेती के उत्पाद बेचता है, और बदले में हम मुख्य रूप से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी खरीदते हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसने भारत की तकदीर सच में बदल दी है, और वो है सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, IT सेक्टर। भारत आज एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर दिग्गज है। हम अपना सॉफ्टवेयर और सेवाएं पूरी दुनिया को बेचते हैं, जिससे देश में अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन व्यापार को लेकर एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे हम घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? अगर आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आपका बजट अच्छा है। उसी तरह जब कोई देश दूसरे देशों से आयात के मुकाबले उन्हें निर्यात ज्यादा करता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बेच कम रहें और बाहर से सामान खरीद ज्यादा रहें तो ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन बन जाता है, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। और व्यापार का मतलब सिर्फ गत्ते के डिब्बों में पैक सामान बेचना तो नहीं होता। आज के समय में पर्यटन भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। हाँ, टूरिज्म एक उभरता हुआ व्यापार है। क्योंकि पर्यटन में आप सामान नहीं बल्कि एक अनुभव बेचते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। विदेशी पर्यटक यहाँ सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आते। सही कहा, अब उनकी रुचियां बदल गई हैं। वे हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और प्रसाद जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। पर्यटन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्थानीय लोगों को, जैसे कि हस्तशिल्प बनाने वालों को या छोटे दुकानदारों को, सीधा रोजगार देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़ता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद मुझे यकीन है कि इसे सुनने वाले किसी भी इंसान का अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। अब अगली बार जब कोई भी किसी हाईवे से गुजरेगा या आसमान में उड़ते किसी जहाज को देखेगा या अपने फोन पर कोई पार्सल ट्रैक कर रहा होगा, तो उसे वो महज ईंट पत्थर का ढांचा या कोई ऐप नहीं लगेगा। वो एक विशाल तंत्र का हिस्सा लगेगा। समझ आएगा कि हम एक बहुत बड़े धड़कते हुए राष्ट्रीय तंत्र का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली जीवन रेखाएं बनाते हैं। और इन स्रोत सामग्रियों के आधार पर हमने जो कुछ भी समझा है, उसके बाद एक विचार है जो मैं यहाँ आखिर में छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, आज हम सड़कों, मालगाड़ियों और डिजिटल केबल को अपनी सबसे बड़ी जीवन रेखा मान रहे हैं, लेकिन तकनीक जिस रफ्तार से बदल रही है, भविष्य में जब ड्रोन डिलीवरी सिस्टम से सारा सामान आसमान से आपके घर की छत पर उतरने लगेगा, वाह, वो दिन दूर नहीं। या
हाइपरलूप जैसी तकनीक हमें एक शहर से दूसरे शहर कुछ ही मिनटों में पहुंचा देगी, हाँ। तब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या तब हमारी इन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं और भौगोलिक दूरियों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगी? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।